नमस्कार, स्वागत है आपका भैजी बोला बातचीत के एक और एपिसोड में। मैं हूं राहुल रावत। भैजी बोला बातचीत हिमालय का नंबर 1 पॉडकास्ट शो है और ये हर बुधवार को आपको स्पॉटिफाई सुबह 7 बजे स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि बातचीत ज़रूरी है। आज के हमारे गेस्ट हैं गजेंद्र रौतेला जी। गजेंद्र रौतेला जी एक शिक्षक हैं, एक साहित्यकार हैं, एक पूर्व में वो पत्रकार भी रह चुके। उन्होंने हाल में ही एक पुस्तक लिखी है उत्तराखंड के जन आंदोलन। इसमें उन्होंने 1857 के बाद से उत्तराखंड में हुए हर छोटे बड़े आंदोलन को कवर किया है, चाहे वो सड़क आंदोलन हो, चाहे श्रमदान आंदोलन हो, चाहे वो कुली बेगार आंदोलन हो, चाहे वो आपका चिपको आंदोलन हो या फिर राज्य आंदोलन हो। इसमें आपको कई सारे जाने माने आंदोलन के बारे में जानने को मिलेगा और कई सारे ऐसे भी आंदोलन होंगे जिनके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा, जैसे कि भूख हड़ताल आंदोलन कई लोगों ने सुना नहीं होगा। ये पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड राज्य के बारे में जानना चाहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसमें इतिहास से लेकर भूगोल और संस्कृति भी कवर हुई है। तो ये पॉडकास्ट शुरू होगा इन 3, 2, 1। सर, आपकी ड्यूटी वगैरह कहाँ से कल? मैं अगस्तनी में ही हूँ। अगस्तनी के पास एक चमेली गांव है, वहाँ पर हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको एक आध दिन के लिए आए होंगे? हाँ। ठीक है। यात्रा वगैरह भी शुरू हो गई है अभी? हाँ, यात्रा भी शुरू हो गई है। इस बार भी काफ़ी रस? हाँ, अभी लग रहा है, लेकिन मौसम की नज़ाकत को देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा सा अभी उसके गति पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे भी सरकार ने 5 तारीख के बाद ही कहा है कि बाहरी जो यात्री हैं वो 5 तारीख के बाद ही हैं। अच्छा, अभी लोकल ही चल रहे हैं? हाँ, अभी ज़्यादातर हैं, बाहर के भी हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा उसको चेक एंड बैलेंस के लिए जो मौसम की नज़ाकत को देखते हुए उसको 5 तारीख तक के लिए कहा है कि उसके बाद ही ज़्यादातर लोग। वहाँ ओपनिंग सेरेमनी में बर्फ़ गिर गई थी इस बार? हाँ, उससे पहले ही बर्फ़। इस बार जो है काफ़ी सालों बाद जो है, जबकि इस समय जो है अप्रैल में कपाट खुले हैं, काफ़ी टाइम बाद अप्रैल में कपाट खुले हैं। मेरे ख्याल से 8 साल पहले कपाट खुले थे अप्रैल में, फिर इसके बाद फिर ज़्यादातर मई में कपाट खुले केदारनाथ धाम के। तो 8 साल बाद जो है फिर इस बार अप्रैल में खुले हैं। और अप्रैल में इस समय जो है बर्फ़ काफ़ी दिखाई दे रही है और यहाँ तक कि अभी भी अच्छी खासी बारिश और बर्फ़ वहाँ पे गिर रही है। तो कपाट खुलने के दिन ही लगभग 4-4 फीट भी बर्फ़ वहाँ। हाँ, इस बार तो काफ़ी थी। तो जी सर, आज का जो हम ये एपिसोड रखेंगे मेनली हम उत्तराखंड के जन आंदोलन पे ही रखेंगे, क्योंकि आपने जो बुक लिखी है उत्तराखंड के जन आंदोलन, उसमें जो आपने आंदोलन कवर किए उनके ऊपर ही हम ये टॉपिक्स रखेंगे। तो सर, इसकी जो पहली लाइन है शेखर पाठक जी की, जो प्रकथन के रूप में है कि प्रतिरोध मानव विकास की कुंजी रहा है जी। तो अभी आज के समय में प्रतिरोध धीरे धीरे लोगों में कम हो रहा है, तो कितना जरूरी है सर प्रतिरोध होना किसी समाज को बदलने के लिए, उसके ढांचे को बदलने के लिए? जी, ये जो बात है दरअसल ये मानव चेतना की सबसे अहम बात है। अगर हम एक व्यक्ति के रूप में अगर अब जिंदा हैं, अगर मैं ये कहूँ जिंदा हैं, और एक समग्र रूप में एक चेतनाशील और एक समाज के व्यक्ति के रूप में अगर जिंदा हैं, तो वो चेतना हमको एक बड़ा परिदृश्य देती है। और वो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति मैं नहीं होता हूँ, मेरे से जुड़ करके पूरा समाज बनता है। और कोई भी समाज जो है अकेले अकेले आगे नहीं बढ़ता है, वो समग्र रूप में आगे बढ़ता है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो वो जो चेतना की बात कर रहे हैं, वो चेतना समग्रता की बात कर रहे हैं कि समग्रता में वो हर लिहाज से है। वो जो है हमारे आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, हमारी सांस्कृतिक, इस तरह से है। और जो प्रतिरोध की बात है, वो प्रतिरोध हमेशा जो है समाज को आगे बढ़ाता है। प्रतिरोध का मतलब ये नहीं है किसी का विरोध नहीं है कि वो भाई अगर इसको अगर एंथ्रोपोलॉजी के मानव विकास के क्रम में भी अगर इसको देखें, इतिहास की बात छोड़ दें अगर, तो अगर हम उस पहले उसको देखें, प्राणी को देखें जिसको हम बंदर कहते हैं, कि हमारे पूर्वज जो बंदर थे, तो अगर वो बंदर जो है कहीं पे प्रतिरोध नहीं करते, वो पत्थर नहीं रगड़ते, आग की चिंगारी नहीं पैदा होती, वो जो सवाल है वो नई चीज़ें नहीं करते, वो जो है उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो जो है लकड़ी का गोला नहीं काटते तो पहिए का आविष्कार नहीं होता, तो वो खाना पकाना नहीं सीखता, वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब ये झंडा डंडा लेकर के किसी का विरोध करना नहीं होता है सिर्फ, है ना। तो वो आज के समाज में प्रासंगिक हो सकता है। तो वो प्रतिरोध की चेतना जो है वहाँ से होती है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो जो चेतना का जो विकास है वो प्रतिरोध है जी,
वो प्रतिरोध है कि उन्होंने वहाँ किया, उन्होंने कहा कि हम कच्चा नहीं खाएंगे, तो उन्होंने खेती बाड़ी की शुरू करने की किया, आग जलाना शुरू किया, पकाना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं तो पत्ते पहनना शुरू किए। तो वो जो चेतना का जो विकास, वो प्रतिरोध है कि नहीं, वो अपने अंदर का प्रतिरोध है। तो ये आगे बढ़ करके समाज का भी होता है। अच्छा, समाज में ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये खराब चीज़ें हो रही हैं, जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो आगे बढ़ाओ, तो जो नहीं हो रही है उसके लिए हम समग्र रूप से मिल करके उसके प्रतिरोध करें ही, भाई ये अच्छा नहीं है। मिला के आज का जो पूरा साइंस है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गया, वो प्रतिरोध के ही कारण। बिल्कुल। अगर आप आइंस्टीन को देखें, आप अगर एडिसन को देखें, वो अगर केतली का ढक्कन नहीं उठता, वो सवाल नहीं उठता उसमें ये क्यों ऊपर उठा, इससे ये फायदा हो सकता है। वो बल्ब का जलना जो है, बिल्कुल वो जो है मैं भी उड़ सकता हूँ आसमान में, वो तो प्रतिरोधी था सर, कि चलने के खिलाफ। बिल्कुल, वो जो प्रतिरोध है वहां से होता है। प्रतिरोध का मतलब आज के दौर में बहुत संकुचित कर दिया गया है कि धरना तो प्रदर्शन। बिल्कुल, अगर हम आज मंगल ग्रह पे जाने की सोच रहे हैं, वहां के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, साइंस वहां जाने की सोच रहे हैं, तो वो साइंस प्रतिरोध से ही पैदा होता है। अगर हम क्यों, कैसे, किस लिए, कब, ये सवाल जिंदा रखेंगे तो वो सवाल ही अपने आप में प्रतिरोध है। जी सर, जो 1857 की क्रांति है उसमें नेशनल लेवल पे तो पढ़ाया जाता है कि कहाँ कहाँ यूपी में, पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन हो, लेकिन हमारी जैसे मेरे को भी याद है कि बचपन में बुक्स था तो उत्तराखंड का इसमें कोई जिक्र नहीं है, मतलब। लेकिन मैंने फिर बुक्स में पढ़ा तो मेरे को पता चला कि आपकी 1857 में उत्तराखंड कितना बड़ा योगदान। बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम एक तरफ ये तो देखते हैं कि कुमाऊं केसरी का नाम सुनते हैं, बद्रीदत्त पांडे, और गढ़ केसरी का नाम सुनते हैं अनसुया प्रसाद बहुगुणा, लेकिन उसके पीछे ये कभी नहीं सोचते और ना कभी कभी अपनी नई पीढ़ी को बताते हैं कि ये क्यों गढ़ केसरी हुए, ये क्यों जो है कुमाऊं केसरी, है ना। तो वो कहीं भी जिक्र नहीं आता है। अगर आप देखें, उससे पहले देखें, सुमित्रा नंदन पंत हैं और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हैं, तो ये सब का इतिहास जो है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर जो है एक बड़ा राज्य रहा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य रहा और उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका भी रही, तो वो सब उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूमते रहे। अगर उनकी जो भूमिका रही तो वो भी उत्तर प्रदेश में शामिल रही, उत्तर प्रदेश में शामिल रही। लेकिन उसके बाद अगर हम उत्तराखंड के बाद अगर हम इसको देखें तो उत्तराखंड के बाद हमारे उत्तराखंड राज्य को या उसके शासन को या उसके सरकार को इन सब चीज़ों को करना चाहिए था। जैसे मैं बात कर रहा था उत्तराखंड आंदोलन की को डॉक्यूमेंट करने की और उसको कहीं उसमें शामिल करने की, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने की। तो इसी तरह से राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में हमारे जो तो वो हम देखते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी सवाल नहीं करते, ना कभी पूछते हैं, ना बताते हैं बच्चों को ये क्यों इनका नाम है, क्यों इनका वो है। और अगर पहले के देखें भी तो वो उत्तराखंड के साथ, वो उत्तर प्रदेश के साथ में जो है शामिल हो जाता है, तो इसलिए हमारे हिस्सा छूट जाता था। तो राज्य बनने के बाद हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि हम इन चीज़ों को, उत्तराखंड आंदोलन को हो गया और स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका को एक साथ हम देखें और उसको अलग अलग रूप से पाठ्यक्रम में हम उसको शामिल करें, जो कि नहीं हो पाया, आज भी नहीं है। 1857 में जो क्रांति हुई उत्तराखंड में कौन कौन से मेन शहरों में हुई थी, मेन पॉइंट्स क्या क्या रहे थे? ये हमारे यहाँ कुमाऊं में इसका वो होता है, प्रारब्ध होता है, मतलब शुरुआत होती है। और ये अगर इसी जड़ों को देखें तो इसकी जड़ें अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से तो हमारा एक देश का जो आंदोलन था वो नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ से ऊपर नहीं जा, बल्कि ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा था। और नीचे की तरफ आते हुए हमारे यहाँ उत्तराखंड की तरफ को भी इसका प्रसार हो रहा था और प्रसार हो रहा था। और उसी दौर में हमारे जो लोग थे वो भी बाहर जा रहे थे, एक्सपोजर हो रहा था उनका, तो उसके साथ में वो जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म होना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा था। लोगों का बाहर जाना, वहाँ से चीज़ों को लाना, फिर स्वाधीनता आंदोलन की बातों को अपने गाँव तक लाना, फिर उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ तक पहुँचना, हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचना और अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी वहाँ तक पहुँचना। फिर उसमें कुली बेगार शामिल होता है, जो अगर हमारे यहाँ का अगर शुरुआती दौर का देखें तो कुली बेगार से हमारे यहाँ शुरुआत होती है कि कुली बेगार का जो था, कुली बेगार में जो बरदायस के जो बेगार और बिल्कुल कि बिना पैसों के काम कराना और उनका सामान ढोना, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल रही हैं। तो फिर लोगों ने उसका जो विरोध किया, तो विरोध करने से फिर वो वहाँ तक पहुँच गया कि जहाँ तक कि हम अंग्रेज शासन का हम विरोध करने लगे। तो हमारे जो कुछ इसमें बड़े लोग भी हुए हैं तो वो देश के लेवल पे शामिल रहे
रहे हैं, गांधी जी के साथ में शामिल रहे हैं। तो फिर लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा। फिर उसके बाद जो है आती है इसकी बात, हमारे यहाँ जो पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, तो समय विनोद अखबार है, इसमें बड़ी भूमिका निभाई, कर्मभूमि, ये बहुत सारे अखबार हमारे रहे हैं। तो उन्होंने फिर इसका प्रसार किया है। तो वहाँ से आगे बढ़ता है, फिर लोगों में चेतना का विकास होता है, फिर उसको स्वाधीनता का अर्थ समझते हैं, फिर चीज़ें आगे बढ़ती। नैनीताल छावनी में कौन कौन सी छावनियों में यहाँ विद्रोह हुआ था क्या? तो नैनीताल में फांसी गदेरा इसके लिए जो है, इसीलिए उसका नाम फांसी गदेरा भी, वहाँ पे फांसी दी गई थी। जब सरकार को, ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आया कि लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं और खिलाफ हो रहे हैं, उनको सिर्फ शंका थी। अच्छा। तो वहाँ अंदर से ही किसी ने सूचना भी दी, सूचना दी, अपने ही लोगों ने, अपने ही लोगों ने। तो वो था, वो हर समाज में होता है, हर जगह होता है कि कुछ ना कुछ जो लोग हैं कहीं ना कहीं दूसरी सत्ता से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनका अपना निजी स्वार्थ होता है। ये हर समाज में, हर इतिहास का अगर आप देखें तो वो आपको वहाँ मिलेगा। कालू मेहरा जी को फांसी हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया था उसमें? तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी इन सब चीज़ों की, अंग्रेजों के खिलाफ ये सब करने की, कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। अच्छा। इसमें बहुत सारे लोग थे ऐसे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। अच्छा, बहुत सारे लोग। तो सर आपने उसकी बात की, कुली जो कुप्रथा थी, कुली बेगार और कुली उतार, कुली बर्दाश्त, बिल्कुल। तो उसके बारे में बताइए सर, ये सब प्रथाएं क्या थी और ये इनके खिलाफ क्यों आंदोलन होने लग गए? ये इनके खिलाफ आंदोलन इसलिए होने लग गया कि लोगों से मुफ्त में काम कराया जा रहा था। और जो हमारे यहाँ जो सरयू नदी है बागेश्वर से, वहाँ से शुरू होता है, और हमारे यहाँ गढ़वाल में गौचर के पास में जो मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, तो वहाँ से शुरू होता है। और कुमाऊँ में अगर इसको शुरू करते हैं तो जिनको कुमाऊँ केसरी कहते हैं, बद्रीदत्त पांडे, और इधर जो शुरू होता है गढ़वाल में, वो अनुसुया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा होता है। और उसी की खिलाफत के बजाय जो उनको जो है इनकी पदवी मिलती है। तो उसमें होता ये था कि सरकारी जितने भी काम हैं तो उनको गाँव और इलाकों की जिम्मेदारी दी गई थी लोगों को, कि जिस गाँव में जिस एरिया में वो काम हो रहा है तो बिना पैसों के जो है वो काम करेंगे। तो वो मजबूरी थी, बाध्यता थी, नहीं तो उनको सजा मिलती थी। और उसका पूरा मतलब कोई भी बाहर से अंग्रेज ऑफिसर आके आपको सामान ढोने कह सकता है। बिल्कुल। और पैसे नहीं मिलेंगे उसका पूरी। हाँ। और बर्दाश्त ये थी कि उनका फ्री में रहना, खाना, सारी जो चीजें थी, जो मेहमान आएंगे, मेहमान नवाजी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करनी, अंग्रेजों की, बिल्कुल, कि और भी अफसर सारे जितने भी आएंगे, वो बर्दाश्त थी। अच्छा। और काम करने के लिए जो है वो बेगार की प्रथा थी, उसका रजिस्टर बना हुआ होता था बाकायदा। तो जब इसका विरोध होता है तो वो जो रजिस्टर था, क्योंकि एक आदमी नियुक्त होता था उसके लिए, तो सबसे पहले इसकी जो प्रतिरोध हुआ तो वो हमारे यहाँ बागेश्वर से, सरयू से शुरू होता है, सरयू नदी में उसको डाल दिया जाता है। तो उनको, अंग्रेजों को फिर वहाँ से लगना शुरू होता है कि ये तो हमारे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र ये बढ़ता जा रहा है। जी। तो जो सरयू नदी में रजिस्टर पाए गए थे मकर संक्रांति के दिन, जी, तो इसको काफी बड़ा आंदोलन माना जाता है। उसमें 10-12 हजार लोग आ गए थे। और उसको गांधी जी ने भी क्या खून रहित क्रांति के नाम से, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सत्याग्रह करके, क्योंकि सबने मतलब संगठित होकर, जितने भी या फिर रजिस्टर जो रखने वाले थे उन्होंने भी रजिस्टर जमा करके सब बहा दिए थे। तो मतलब काफी बड़ा आंदोलन था। हाँ। तो अगर आजादी के आंदोलन में उत्तराखंड में अगर देखें तो इसकी बड़ी भूमिका है, इसकी बड़ी भूमिका है। अच्छा, कैसे सर? मतलब कुली बेगार की बड़ी भूमिका है कि लोगों में फिर उसकी चेतना विकसित होती है, क्योंकि कोई भी वो राष्ट्रवाद तो ऊपर से आ ही रहा था, तो लेकिन वो आते आते जो है लोगों तक पहुंचने के लिए स्थानीय स्तर पर जो चीज प्रस्फुटित होती है तो वो लोगों तक पहुंचती भी है, कि एक से दूसरे गांव से तीसरे गांव, क्योंकि होता क्या है, जब एक जगह पर होता है तो दूसरे को भी बल मिलता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि ये सिर्फ उन्हीं जगह पे था, सारे गाँव में था, ये सारा नियम सारे गाँव में था। हाँ, ये सारे, ये सारी जगहों के लिए था, सारे गांवों के लिए था। तब लोगों को भी लगने लगा कि यार उन्होंने कर दिया तो हम भी करते हैं। तो लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है, तब जाकर के इसका प्रसार हुआ और एक तरह से यूनिटी भी आई, कि यूनिटी, बिल्कुल, उसके लिए इकट्ठे हुए थे। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका को भी तय कर सकते हैं। इस दौरान टिहरी में एक और कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी वाला, ये क्या मामला था? ये वन आंदोलन से रिलेटेड था शायद। हाँ। तिलाड़ी कांड को गढ़वाल या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। बिल्कुल, गोलियां चला दी थी। बिल्कुल। तो वो तिलाड़ी का टिहरी रियासत से उसका पूरा इतिहास है। तो आपको पता है कि एक तो ब्रिटिश गढ़वाल हो गया, ब्रिटिश गढ़वाल में हमारा टिहरी रियासत शामिल नहीं थी। हाँ, तो ये अलग था, देहरादून भी अलग था एरिया। बिल्कुल। तो टिहरी रियासत में जो वो रहा तो राजा के खिलाफ था।
वो राजा के खिलाफ रहा है वो आंदोलन। लेकिन क्योंकि राजा जो है कहीं ना कहीं जो है उनके पक्ष में कहीं दिखते थे, अंग्रेजों के पक्ष में दिखते थे। उनकी अपनी क्योंकि सत्ता हमेशा जो होती है मतलब सत्ता जो है सत्ता के पक्ष में होती है ज़्यादातर, जनता के पक्ष में नहीं होती है। तो वहाँ पे जलियांवाला बाग कांड उसको कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। कितने लोग? 100 से ऊपर हाँ, के लोग? हाँ, दस्तावेज तो उसको जो है वो बताते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इसमें 100 से ज़्यादा लोग इसमें उन्होंने बुक लिखी है विद्यासागर नौटियाल। बिल्कुल, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन सुना उसके बारे में बहुत डिटेल में। हाँ, आपने मैंने उसमें बहुत डिटेल में इसमें दिया है। तिलाड़ी वाला जो है बहुत डिटेल में दिया है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ लोग किताब से भी उसमें पढ़ सकते हैं। तो सर एकदम से ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि मतलब कि गोलियां चलानी पड़ गई थी कि दमनकारी कदम बिल्कुल था कि या फिर इसके लिए था कि कुछ उग्र हो गए थे ये लोग, या इसके लिए था? नहीं, वो सत्ता तो हमेशा ज़्यादातर वो दमन के लिए ही होती है। जहाँ पर उनके मन की नहीं होती है तो वो दमन करती ही है, चाहे कोई भी सत्ता, चाहे आज की हो, चाहे पहले की हो, चाहे वो राजशाही की हो। तिलाड़ी कांड और प्रजामंडल आंदोलन भी सर इसी से रिलेटेड था क्या? हाँ, प्रजामंडल असल में एक समूह बना। प्रजामंडल सिरदेव सुमन से जुड़ता है। तो जो उस टाइम का जो बड़े हमारे टिहरी रियासत से जुड़े हुए, जो टिहरी रियासत के खिलाफत करने वाले सिरदेव सुमन जी थे, तो प्रजामंडल वहाँ से जुड़ता है। और प्रजामंडल अपने आप में उत्तराखंड में एक बड़ी भूमिका रखता है। मैं किताब में उसमें काफ़ी डिटेल में उसको भी, प्रजामंडल को भी दिया है। तो टिहरी वाले हिस्से में तिलाड़ी और प्रजामंडल, तो ये बड़े आंदोलन हुए हैं और राजशाही के खिलाफ हुए हैं, क्योंकि राजशाही अपने आप में टिहरी रियासत बिल्कुल अलग एक वो था और काफ़ी दमनकारी। टिहरी में सर एक और आंदोलन हुआ था, टिहरी बांध के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था। हाँ। लेकिन उसमें आखिरी में आपने लाइन लिखी कि या फिर उनके बुक में है कि टिहरी बांध आंदोलन, टिहरी बांध की जो भूमि है उसके लिए सबसे बड़ी पराजय थी, आंदोलनकारियों के लिए सबसे बड़ी पराजय थी। कि ये कैसे हुआ सर? टिहरी उनको हारना पड़ गया, मतलब डैम बनना ही पड़ा लास्ट में। हाँ, देखो, अगर हम इसको आंदोलन के स्वरूप में देखें तो कोई भी आंदोलन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सफल ही होगा। अच्छा। या जीत ही जाएंगे। आंदोलन की अपनी एक भूमिका है। आंदोलन समाज में चेतना विकसित करने का एक टूल है, एक माध्यम है। आंदोलन का जो स्वरूप है वो उसको हमको इस तरह से देखना चाहिए। और हमें ये भी गारंटी नहीं माननी चाहिए कि अगर आंदोलन हुआ है तो वो सफल ही होगा। अच्छा। और उसका वो परिणाम मिलेगा ही। वो आंदोलन जो है, जो चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक करने का भी एक तरीका होता है। अगर जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, दिखाने का तरीका होता है कि हम संतुष्ट नहीं है कुल। बिल्कुल। हाँ। अपनी बात रखने का एक तरीका है, उसमें जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनको ठीक करने का एक तरीका भी है, और लोगों को संगठित करने का। लोगों को कुल मिलाकर आंदोलन आदमी को एजुकेट करते हैं, समाज को एजुकेट करता है। अगर हम अपने किताबों के माध्यम से देखें तो हम एक व्यक्ति के रूप में एजुकेट होते हैं, लेकिन इन सारी जो चीज़ें हैं, योजना हैं, कोई कार्यक्रम हैं, इनको एजुकेट करने के लिए हमारे आंदोलन होते हैं। कि जब हम आंदोलन करते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो कुल मिला के एक प्रोसेस होता है, मथना होता है उसको। तो हम चीज़ों को उसका प्लस माइनस सब देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आंदोलन को असफल या सफल नहीं कह करके, बल्कि वो एजुकेट करने का एक तरीका भी होता है। और आंदोलनों की तरह सर टिहरी आंदोलन देखा तो कई बार फीका पड़ जाता था, फिर उड़ जाता था, फिर बिल्कुल ऐसा बीच बीच में होता रहा कई बार। हाँ, तो वो इसलिए होता रहा है क्योंकि सरकार सत्ता अपना काम करती है। तो वो बीच बीच में जब उनको लगता है कि यहाँ पर हमारी जो है हम हार रहे, पीछे हो रहे हैं, तो वो समाज के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा एक षड्यंत्र रच लेते हैं कि कुछ लोग टूटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, तो उनके पक्ष में चले जाते हैं। तो वो तो करते रहते हैं, वो होता है। यहाँ टिहरी में कुछ लोगों को जमीन दे दी गई, बिल्कुल, तो वो सब जगह होता है, हर आंदोलन में होता है वो। फिर वो आप चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन का देख लो, तो उसमें भी जो है सत्ता अपने पक्ष में बहुत सारे लोगों को कर लेती है, व्यवस्थाओं को अपने पक्ष में कर लेती है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन आंदोलन, इसको किसी भी आंदोलन को इस रूप में देखना चाहिए, वो सफल या असफलता के रूप में नहीं, बल्कि वो समाज को कितना एजुकेट कर रहा है, और सत्ता के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं, जो गड़बड़ियाँ कर रही हैं, उसको कितना ठीक कर रही हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आगे ऐसे ही बढ़ती हैं। एक और आंदोलन के बारे में मेरे पता था थोड़ा बहुत, लेकिन आप बुक में फिर से पढ़ा, जो जातिगत मुद्दों के लिए उत्तराखंड में एक दो ही आंदोलन है, उनमें आता है सर डोला पालगी आंदोलन। तो इसमें वही था कि जो शिल्पकारों को डोली में या इसमें घोड़े में नहीं जा सकते, जो बारात नहीं ले जा सकते, नहीं जा सकते थे।
नहीं ले जा सकते। और ये यही नहीं बल्कि देश के बहुत सारे हिस्सों में है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास चले जाइए तो वो जो है आप वहाँ भी देखेंगे। तो जो डोला पालकी है तो वो हर समाज में मौजूद है। अच्छा। अगर आप उसको वहाँ देखेंगे और हमारे यहाँ यूपी या उसके आसपास देखेंगे तो वो उधर वो घुड़चड़ी के रूप में है। अच्छा, घुड़चड़ी वो आपने सुना होगा? हाँ, घुड़चड़ी शादियां करते रहते हैं हम। बिल्कुल। तो वो घुड़चड़ी जो होती है वो क्या है, वो घुड़चड़ी की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, अगर हम इधर डोला पालकी की बात कर रहे हैं तो उधर वो एक प्रकार से घुड़चड़ी का स्वरूप है वो, है ना। यहाँ पे क्योंकि हम पहाड़ों में थे तो पहाड़ों में तो पालकी और घोड़े भी उस तरह से ही जाना था उसको, क्योंकि जाने के साधन ही वही थे। पुराने गानों में देखे तो दूल्हे को भी डोले पे ले जाते हैं। अभी ले आते हैं। तो वो आप पूरी तरह से तो नहीं लेकिन उसका एक अंश रूप में उसको देख सकते हैं। तो जितने भी दलित समाज था तो वो चाहे हमारे यहाँ का हो चाहे कहीं का हो, तो जो सामंती जो बड़ा समाज रहा है, बड़ी जातियाँ जो रही हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर जो है छोटी जातियों को अपने घर के पास से, अपने गाँव से, अपने रास्तों से उनको जाने नहीं दिया है। क्योंकि उनका जो दम्भ था, सामंती जो एक सोच थी, तो वो एक इंसान के रूप में न देख करके बल्कि उनको एक समाज का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा मान करके उनको ये मानते थे कि ये तो हमारे दास है। असल में वो मानसिकता जो थी दास की थी। तो हम तो बड़े हैं, हमारा अपना एक वो तो सर अभी भी गाँव में है, अभी भी मैं गाँव में जाता हूं तो वही मानसिकता है कि वो दास वाली जो सोच थी उस वजह से कि दास हमारे सामने से कैसे घोड़े पे कैसे पालकी पे जा सकता है, तो वो उसका प्रतिरोध था। जब हमारे यहाँ डोला पालकी जो दिखाई देता है वो उसको अगर मैं जो बात कर रहा था घुड़चड़ी वाला, तो घुड़चड़ी वाला जो मैदानी समाज में है वो उस तरह से था। इसीलिए वो आपने देखा होगा कि घुड़चड़ी रात में गांव में उस समाज में उस गांव में रात में घोड़े में बिठा करके दूल्हे को पूरे गांव में घुमाया जाता है। अच्छा, आपने कभी देखा हो? देखा तो नोटिस तो किया। तो रात में घुमाते हैं और पूरा मतलब बारात से ज्यादा महत्व उस घुड़चड़ी का होता है। बारात चाहे उतनी बड़ी या उतने उसमें हो या ना हो, लेकिन वो लोग घुड़चड़ी जो है पूरे गांव में रात को पूरी बारात के साथ में पूरा घुमा करके चलते हैं। वो ये दिखाने के वो असल में एक बड़ी जीत है और उस जीत का जश्न है, वो उस जीत का जश्न है। इसके करता दादा भारती जी थे। हाँ, दयानंद भारती है, क्या नाम था? दयानंद भारती जी थे। हाँ, तो इन्होंने ही मतलब इन्होंने की एक बार जो बारात निकाली थी उन पर फिर मारपीट भी हुई थी एक बार। हाँ, वो होता है। जब कहीं भी किसी भी समाज में इस तरह की कोई नई चीज़ होती है तो इस तरह की चीज़ें होती ही हैं कि उनका प्रतिरोध होता ही है। तो पहली बार होने में तो होता ही है। नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा पॉडकास्ट को बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन कई सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि वो उत्तराखंड घूमने आते तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए, या फिर केदारनाथ मार्ग पे या फिर रुद्रप्रयाग जब घूमने आते तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए। तो मैं अपनी रिसेंट ट्रिप के बारे में बताता हूँ। मैं चोपता तुंगनाथ गया था जो पंच केदार में आता है। वापसी में मैं भीरी से आगे, भीरी जो कि केदारनाथ मार्ग पर पड़ता है, भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे एक रिज़ॉर्ट में रुका था जिसका नाम है सहेल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। पूरा आपको फॉरेस्ट हाउस जैसा फील आएगा। चारों तरफ जंगल ही जंगल, सामने केदार पीक देखने को मिलेगा। सनराइज़ से क्या चमकता है केदार पीक यहाँ से, और बहुत ही सुंदर केदार पीक आप देखने को मिलेगा। सामने मंदाकिनी नदी तो बह रही है। जो जल सोर्स होता है उससे एक तालाब भी बन रखा है जिसमें हंस और बतख तैरते रहते हैं। रूम्स भी अच्छे नीट एंड क्लीन है और अच्छे वॉशरूम की व्यवस्था है। अब घर के बाहर अगर घर जैसा खाना चाहिए तो वो भी बिल्कुल पारंपरिक गढ़वाली व्यंजन यहाँ परोसे जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ साइड या केदारनाथ मार्ग या रुद्रप्रयाग जिले में कहीं विजिट कर रहे हैं तो भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे कागड़ा घाट में सैल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट को आप विजिट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन और इसकी वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम वापस चलते हैं अपने पॉडकास्ट पर इन 3, 2, 1। सर, उत्तराखंड में एक और आंदोलन आता है जिसे नेशनल इंटरनेशनल सभी प्लेटफॉर्म पर जाना जाता है, चिपको आंदोलन की। सर, तो पर्यावरण बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। और लेकिन मैंने बुक में लाइन पढ़ी कि जो ये ऐसा भी हो सकता है कि ठेकेदारों की आपस में रंजिश की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये उपजा होगा। ये कैसे हो सकता है सर? दरअसल आपने जो बात कही, जो चिपको आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, मूलतः जो आपने बात कही कि पर्यावरण का आंदोलन, दरअसल ये पर्यावरण का आंदोलन था ही नहीं। अच्छा।
हमको जो पढ़ाया जाता है या हम जो मानते हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स में कहीं भी ये पर्यावरण का आंदोलन नहीं था। जो मैं समझता हूँ, अगर आप इसकी पूरी बैकग्राउंड में जाएं, दरअसल ये राइट्स का आंदोलन था, हक हकूक का आंदोलन था, और ये लोगों के हक हकूक का आंदोलन था। अच्छा। क्योंकि आप आज से आप 74 में अगर देखें, 73-74 के आसपास अगर देखें, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में पर्यावरण के नाम को कितना लोग जानते होंगे, या हमारे घर गांव के कितने लोग पर्यावरण के नाम को जानते होंगे। उतनी तो शिक्षा ही नहीं थी, तो पर्यावरण तो दूर। या इन्वायरमेंट के इशू को कितना लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे लिए तो जो पर्यावरण है हमारा, तो वो हमारा परिवेश है, पूरा है ही वो, है ना। हमारे घर के आसपास वगैरह वगैरह सारी जो चीज़ें हैं, तो हमारे लिए उसके अलग से शब्द तो है ही नहीं इस तरह का पर्यावरण तो बाद में आया। तो ये हक हकूक का आंदोलन था कि जो जंगल हमने लगाए हैं उनको काटने वाले तुम कौन होते हो, ये जमीन हमारी है, इस पे हक करने वाले तुम कौन होते हो। तो वो वहाँ से प्रतिरोध था उनका, जो प्रतिरोध हम शुरू में जो हम बात कर रहे थे, तो प्रतिरोध वो वाला प्रतिरोध था कि पेड़ हमने लगाए, हमारे पूर्वजों ने लगाए, जंगल हमने बचाए, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो है पंचायती वन होते थे, आपको याद होगा कि गांव के हर एक गांव का अपने बांटे जाते छोटे छोटे इलाके में, तो प्रत्येक जगह का गांव का अपना एक जंगल होता है। उस जंगल की कटाई कब होगी, कैसे होगी, किस सीजन में होगी, वो गांव वाले तय करते हैं, उसको कोई सरकार नहीं करती है। हमारे पूर्वजों ने लगाए, हमारे पिछली पीढ़ी ने लगाए, हम लोगों ने लगाए, तो उसको जो चलाने का जो संचालन की जो व्यवस्था थी, तो वो गाँव की वन पंचायत होती थी। अच्छा। गाँव की वन पंचायत होती थी, आपको याद होगा, उसे सरपंच होते थे। सरपंच नाम भी सुना होगा आपने। नहीं, सरपंच तो होता है, पर वन पंचायत वाला, वन पंचायत के भी सरपंच होते हैं। बिल्कुल। अच्छा। तो वो गांव तय करता था कि सर्दियों में कहाँ काटेंगे घास, लकड़ी, चारा, पत्ती, गर्मियों में कहाँ काटेंगे। तो पूरे जंगल को एक साथ कभी नहीं काटा जाता था। अच्छा। वो सीजन के हिसाब से काटा जाता था कि अगर हम एक साथ काटेंगे तो फिर जो है बाकी 6 महीने हम क्या करेंगे। तो इस तरह से लोगों ने ही जंगल लगाए, लोगों ने ही वो पेड़ बचाए, लोगों की ही अपनी व्यवस्था थी। और उस व्यवस्था में अचानक से जो है सरकार आ जाती है, किसी को ठेका दे देती है, साइमंड कंपनी को ठेका दे देती है कि आप जाओ और जो विलो के जो पेड़ हैं वो काट लो। तो लोगों को लगता है कि जो जिन पेड़ों को काटने का जो ठेका दिया गया था, साइमंड कंपनी को जो दिया गया था, विलो क्या, विलो जिसके बैट वैट वगैरह जो बनते हैं, अच्छा, हाँ, कश्मीर विलो, हाँ, ठीक है, हाँ। तो वो वाला, तो वो जिन जगह था वहीं ठेका दिया गया। अच्छा। उन्हीं जगह ठेका दिया। उसमें अंधाधुंध कटाई हो रही थी बिना उसके। तो लोगों को लगा कि पेड़ हमारे पूर्वजों ने, हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये कौन होते हैं बाहर से आकर के करने वाले, है ना। क्योंकि जब हमने लगाया तो हमारा हक है, हमारा राइट है, हमारी पॉलिसी है, हमारी वन पंचायत है, हमारे सरपंच है कि ये कब काटे जाएंगे, कब क्या होंगे। तो उसका विरोध होता है। और ये सबसे पहले साइमंड कंपनी को जो ठेका मिलता है वो फाटा हमारे जो रुद्रप्रयाग जिले में फाटा है, वहाँ मिलता है। तो वहाँ लोग विरोध करते हैं, तो वो पहले उसको इजी लेकर के, क्योंकि उनको तो ये था कि इतने पेड़ काटने हैं जहाँ भी मिल जाएं। अच्छा, ठीक। तो वो पहले वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से विरोध करते हैं, वहाँ से फिर मंडल जाते हैं। मंडल में फिर जो है हमारे यहाँ से जो कुछ लोग हैं उस टाइम के, जो सर्वोदयी सर्वोदय आंदोलन के साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, तो वो वहाँ से पैदल चलते हैं मंडल के लिए। फिर वहाँ लोगों को मंडल में बताते हैं कि हमने तो वहाँ विरोध किया, यहाँ काटना बंद कर दिया। तो फिर वहाँ भी मंडल में भी विरोध होता है। तो 2 जगह विरोध होने के बाद तब जो है सरकार और जो साइमंड कंपनी के जो लोग थे उनको लगता है कि हम जहाँ जा रहे हैं ये लोग तो विरोध कर रहे हैं। फिर लास्ट में कहाँ पहुँच जाते हैं, वो रैणी पहुँचते हैं, तीसरे चरण में पहुँचते हैं रैणी। अच्छा। तो पहले चरण में नहीं पहुँचते हैं। जब 2 जगह विरोध होकर के वो हार जाते हैं और सरकार से भी वो कहते हैं कि आप भी इसमें हस्तक्षेप करो, मतलब लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ठेका तो सरकार ने दिया था उनको। तो तब वो वहाँ पहुँचते हैं। रैणी में भी खास तरह से उनको लोग, गांव के लोगों को जो है वो पुरुषों को बाहर भेज दिया जाता है। अच्छा, क्या बोल गए कि वहाँ पर जो है वो पैसे मिल रहे हैं, किसी काम के एवज में उनके पैसे मिल रहे हैं। पुरुषों को जो ठीक उसी दिन जो है बाहर भेज दिया जाता है, गाँव में महिलाएं रह जाती हैं। और इधर से साइमंड कंपनी के लोग अपना आरे लेकर के वहाँ 400-500 मजदूर आए थे। हाँ, इतने ज़्यादा। तो वो जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि 400-500 नहीं रहे होंगे, कम रहे होंगे, लेकिन लोगों को हाँ उत्तेजित करने। हाँ, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो गांव में सिर्फ महिलाएं होती हैं, तो वो देखती हैं ये तो पुरुष वहाँ गए हैं। अब आज की तरह तो वो तो चमोली गोपेश्वर गए हुए हैं वो पैसा लेने, है ना, उनका कुछ मजदूरी का पैसा मिलना था, वहाँ गए हुए हैं। तो अब वो क्या करें,
तो हमारे यहाँ तो महिलाएं वैसे भी बड़ी जीवट होती हैं, तो उन्होंने तुरंत जो है ये सोच करके कि जहाँ जहाँ वो काटेंगे वहाँ वहाँ हम पेड़ों पे चिपक जाएंगे। तो वो वहाँ से शुरू होता है और चिपको नाम वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से चिपको पड़ा, वहाँ से चिपको नाम शुरू हो जाता है। विरोध इसका अगर हम फाटा मस्ता जो हमारे केदार घाटी का जो फाटा से वैसे स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल, है ना, भले ही नाम चिपको का उसको वहाँ से हो जाता है, रेणी गाँव से शुरू हो जाता है, जहाँ से वो महिलाएं जो हैं गौरा देवी, बौनी देवी वगैरह लोग जो हैं वो पेड़ों पे चिपकना शुरू कर देते हैं। और वो भी इस वजह से करते हैं क्योंकि गांव में कोई पुरुष नहीं थे और उन्होंने अपना जिम्मेदारी ली। तो ये उसको वो भी इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने साहस दिखा करके किसी सत्ता के विरोध में खड़ी हुई वो महिलाएं। तो सर चिपको आंदोलन को एक तरह से मतलब फेमिनिज्म या नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरह से महिलाएं चिपक रही थी हर जगह, या फिर और कई जगह पुरुष भी चिपके सर? ये असल में शुरुआत जो है वो महिलाओं के द्वारा ही हुई और वो उनके अगर मैं कहूँ उनकी दूरदर्शिता से ये चीज़ें हुई हैं। और वो सिर्फ उनका पेड़ों पर चिपकना सिर्फ पेड़ों को बचाना ही नहीं था, बल्कि अपने पूरे समाज को बचाना भी था, जिसको आज हम पर्यावरण के नाम से जाने जा रहे हैं। उस समाज परिवेश को भी बचाना था। और पुरुषों के नहीं होने पर, वो पुरुषों पर ही आश्रित नहीं हैं, उसको भी इंगित करता है वो कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं अगर करने पे आ जाएं तो उनके अंदर इतनी ताकत है और वो इतनी सुलझी हुई इतनी समझ उनके अंदर है कि वो अच्छा और बुरा समझ सकते हैं। सर यहाँ से फिर चिपको आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे पहुँची है सर? हाँ, तो फिर उसके बाद इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका आ जाती है। इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका आ जाती है। जब इस तरह की चीज़ें हुई तो बताइए। तो वो जो है अखबारों में आने लगा कि वहाँ पेड़ों पे चिपके, वहाँ ऐसा हुआ, महिलाओं ने ऐसा किया। तो वो अखबारों का उस टाइम पे अखबारों की मान्यता, अखबारों की जो भरोसेमंदी थी बहुत ज़्यादा थी। लोगों के पास में सूचना का सबसे सशक्त जो माध्यम था एक रेडियो हुआ करता था। और टीवी भी उतने आए नहीं, रेडियो हुआ करता था और अखबार हुआ करते थे। अखबार भी उस टाइम के जो लोग पत्रकार थे तो वो चीज़ों को बड़े अच्छे से चीज़ों को समझते थे, जो जनहित। असल में उस टाइम की जो पत्रकारिता थी वो जनहित की पत्रकारिता। असल में मूलतः पत्रकारिता स्वभाव ही जनहित का है। वो सत्ता के पक्ष में खड़े होना नहीं होता कभी भी, वो जनता के पक्ष में खड़े होना होता है। इसीलिए कहते हैं जनपक्ष की पत्रकारिता। तो वो उस टाइम की जो पत्रकारिता थी वो जनपक्ष की पत्रकारिता थी। तो जनपक्ष की पत्रकारिता थी, जनपक्ष के पत्रकार थे, उन लोगों ने उसको जनता के पक्ष में उसको लिखा। तो जनता के पक्ष में लिखा तो वो काफ़ी उसका प्रसार हुआ। और उसी दौर में अगर हम ग्लोबल रूप में देखें तो पर्यावरण का मुद्दा चल रहा था उस दौरान। तो वो जो हकूक का जो मुद्दा था वो पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो विश्व स्तर पर जो है पर्यावरण का मुद्दा बना, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा एक ग्लोबल मुद्दा था। और ग्लोबल मुद्दा जो है, क्योंकि जो यूरोप है, अमेरिका है, जो विकसित देश हैं, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे। तो उनको तो लगा कि ये तो बड़ा चमत्कारिक काम है ना। ऐसे ही खेजडली जो राजस्थान में, इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफी कवर किया होगा, इंटरनेशनल पत्रकार। हाँ, इसलिए किया कि एक तो जो है उस टाइम पर पर्यावरण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, दूसरा जो है इसमें महिलाएं शामिल थी, तीसरा दुनिया में कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा, बुक में ये भी जिक्र है कि इससे स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए, जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था ये कहीं ना कहीं दब गया। ये होता ही है कई बार जो है क्योंकि किसी भी आंदोलन का, किसी भी उसका इस तरह का चलना, क्योंकि कोई भी आंदोलन कई बार जो है एक नदी की तरह होता है। उसका एक प्रभाव होता है, वो स्वतः स्फूर्त होता है, उसका अपना एक रफ्तार होती है, चीज़ें उसमें आती जाती हैं, परिष्कृत होती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, है ना। तो वो उस तरह से होता रहा। तो होता ही है उसका भी इस तरह की चीज़ों का। उत्तराखंड आंदोलन में भी आपको देखने को, हर आंदोलन में आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे अभी वर्तमान में यूकेडी अभी पीछे हो गई, तो यूकेडी अभी भी जैसे पीछे हो गई यूकेडी। हाँ, तो वो एक राजनीतिक कारण है उनके, और उसको एक अलग तरह से उसको देखा जा सकता है, उस पर अलग से बात हो सकती है। सर अभी उत्तराखंड में कई सारे आंदोलन हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि कई सारे शराबबंदी आंदोलन। बिल्कुल। तो टिहरी में हुआ था, यहाँ अल्मोड़ा, नैनीताल में हुआ था, सभी जगह होता है। हाँ,
लेकिन किताब में जिक्र था कि अभी जैसे एक सोच बनाई गई कि पहाड़ी तो होते ही शराबी हैं, लेकिन वहाँ था कि पहले लोग शराब नहीं पीते, अंग्रेज लाए थे, कस्मों में लाए थे, उस वजह से स्टार्ट हुआ था। ऐसा हुआ था कि सर? देखो, अगर इसको हिस्ट्री के अलावा भी समाज के रूप में भी अगर देखें तो ये धारणा तो बनी हुई जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया के रूप में अगर देखें तो सभी जगह ये कल्चर रहा है। और हाँ, मतलब शराब का जो कल्चर है तो ये रहा है, और ख़ासकर उन इलाकों में अगर हम पहाड़ों के संदर्भ में देखें और आदिवासी इलाकों में अगर देखें, आप किसी भी आदिवासी समाज को देख लो तो वहाँ पर इसका तत्व आपको सुरा का आपको जरूर मिलेगा। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था, मैंने शब्द पढ़ा था वहाँ सुरा, मैं सुरा समझ नहीं पा रहा। हाँ, सुरा क्या है? हाँ, कच्ची शराब को सुरा बोलते हैं? हाँ, जो लोग स्थानीय स्तर पे हाँ, तो कहीं उसको सूर बोलते हैं, कहीं उसको सुरा बोलते हैं, कहीं उसको छंग बोलते हैं। हाँ, छंग तो भोटिया में बोलते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, आप दुनिया के इतिहास को अगर देखें, जानें, समझें, वो चाहे अफ्रीका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे वो किसी भी जगह का आदिवासी जो समाज हो, वहाँ ये उसका एक हिस्सा रहा है। और उसका ये हम जिसको बोलते हैं ना, उसके मान्यता का जो हिस्सा, तो वो उसके जीवन के हिस्से में रहा है। कहीं का भी देख लो आप, तो वो हमारे यहाँ भी रहा है। पहाड़ों का जो समाज है वो मूलतः कुछ ना कुछ जो है आदिवासी समाज जैसा है। कहीं का भी पहाड़ ले लो आप अगर हिंदुस्तान के अंदर ही अगर आप देखें, हिमालय वाला जो क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट से आप घूम लो, अगर वहाँ से देख लो, यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल का मध्य हिमालय वगैरह, आप कहीं का भी हिस्सा देखो, ये सब जगह आप नेपाल में देख लो, ये यहीं क्यों, आप नेपाल में देख लो। अच्छा, है ना। जितना भी हिमालयी समाज है, पहाड़ी जो समाज है, पर्वतीय समाज है, जो कि कुछ ना कुछ अपने स्वरूप में एक आदिवासी समाज जैसा है, वहाँ सब जगह। लेकिन ये तो स्थानीय रूप से चलता था, लेकिन जो अंग्रेज लाए वो व्यवसाय के लिए लाए। बिल्कुल, रेगुलेटेड जो लाए, वो जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से लाए, क्योंकि अब उनकी अपनी जरूरत क्या थी, वो उनका फूड हैबिट का हिस्सा है। अच्छा, अंग्रेजों का तो फूड हैबिट का हिस्सा है ना, अंग्रेजों का फूड हैबिट का हिस्सा है। हमारे वो कल्चर का हिस्सा इस तरह से है कि हम उसके धार्मिक मान्यता से भी जोड़ते हैं। कई बार हमारे यहाँ पूजा में जो है उसका उपयोग होता है, जो हम घरों में, हाँ, कई बार हमारे यहाँ घरों में जो है आदिवासी समाज में आज भी पूजा का में उपयोग होता है। आप इधर हमारे यहाँ जौनसार वाले इलाके में चले जाओ, वो उसकी बड़ी मान्यता है। हमारे यहाँ जो भोटिया वाले इलाके हैं उसमें आप, तो इसकी तो बड़ी पवित्र मान्यता है इसकी पवित्र मान्यता है। आपका जो दूसरा सवाल है कि अंग्रेज इसको अपने साथ लाए, तो वो अपनी तरह का, अपनी चॉइस का अपने साथ में वो लाए, है ना, वो अपने लिए लाए, हमारा अपना वाला। फिर बाद में वो उसकी जो रेगुलेशन वाली जो बात है, फिर वो आगे बढ़ती है। उसके साथ में आप देखेंगे, अगर आज़ादी के आंदोलन के बाद बहुत सारी जगह सरकार ने जो है शराब की भट्टियाँ खोली। आपको शायद इस इतिहास का पता नहीं है। नहीं सर। तो शराब की भट्टियाँ सरकार ने खोली, सरकार ने शराब की भट्टियाँ बहुत सारी जगह खोली। हाँ, कच्ची शराब की भट्टियाँ जो गन्ने की उससे बनती थी, जिसको हम मोलेसिस कहते हैं, सीरा जिसको कहते हैं, उससे बनाने की अनुमतियाँ दी हैं, परमिशन दी हैं, वो बनी है। उसका हमारे मंदाकिनी घाटी में अगर देखें तो सौड़ी जो जगह है, जो आपने कभी देखा कि सौड़ी का नाम बिनोवापुरी है? नहीं सर, सौड़ी का जो पोस्ट ऑफिस का नाम है वो भी बिनोवापुरी है। रेवन्यू में उसका नाम बिनोवापुरी है। अब ये बिनोवापुरी क्यों हुआ? बिनोवापुरी तो मुझे सुना, मैं सौड़ी तो जा रखा हूँ, जूस बनता है वहाँ, हाँ, माल्टे का, हाँ, तो वो बिनोवापुरी उसका नाम है। तो ये उस दौर में आज़ादी के बाद जब आचार्य विनोबा भावे का जो है भूदान आंदोलन चल रहा था, अच्छा, तो वो भूदान आंदोलन के बारे में आपको पता होगा कि जिनके पास में ज़्यादा भूमि है या खाली पड़ी जो भूमि है, सरकार जो है भूमि होने को दे और वो उसमें अपनी खेती करें, अपना जीवन यापन करें, और समाज में वो भी आगे बढ़े, बराबरी भी आएगी, बराबरी भी आएगी और वो सब आएगा। तो वो भूदान आंदोलन चल रहा था, तो उसका पूरे देश में बड़ा प्रसार था। तो जब ये सब चल रहा था तो साथ साथ में सरकार की तो अपनी नीतियां होती हैं, तो उन्होंने कच्ची शराब खोलने की जो है अलग अलग जगह जो है भट्टियां खोलने की परमिशन दी। तो वो डिस्टिलेशन का जो लोकल जो तरीका होता है उसकी अनुमति दे दी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ सौड़ी में भी खुली। अच्छा, तो सौड़ी में खुली तो फिर लोगों ने उसका विरोध किया। अब लोगों ने क्या विरोध किया कि वहाँ पर जो है विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े हुए जो उनके शिष्य थे कुछ लोग वो आए, तो उन्होंने वहाँ पर से विरोध किया। फिर उसको उठा करके कहाँ ले गए? चंद्रापुरी चले गए। हाँ, फिर चंद्रापुरी में विरोध हुआ, फिर वो लेकर के इधर आए, तो बाद में उसको कैंसिल ही कर दिया। तो ये जो वो है, इसमें सिर्फ लोगों का ही नहीं, सरकार ने भी अपनी उसके लिए जो है एक दौर में जो है भट्टियों, शराब की भट्टियों के लिए परमिशन दी है, वो खोलने के लिए, बनाने के लिए लोकल स्तर पे। इसको रोकने के लिए महिलाओं की काफी भूमिका रही है, जहाँ तक मैं पढ़ रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं। बिल्कुल, किसी भी समाज में जहाँ भी शराब जाती है तो वहाँ पर सबसे ज्यादा जो है परिवार की जो सबसे मूल इकाई है वो प्रभावित होते हैं। हमारे पहाड़ी समाज में तो खासकर महिलाओं के इर्द गिर्द तो पूरा समाज गुंथा हुआ है। जी जी। एक और इसी से महिलाओं से रिलेटेड था, टिंचरी माई जो थी, उन्होंने टिंचरी आंदोलन किया था कि पौड़ी में
तो उसकी कहानी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि कैसे उन्होंने उनको रोक के मतलब कहाँ कमिश्नर के पास चले गए कमिश्नर के पास है, पौड़ी कमिश्नरी में। दरअसल वो एक माई थी। मैंने मुझे पता नहीं था उनका शराबबंदी से रिलेशन है। नहीं, मैंने नहीं, उनकी नहीं, फोटोज वगैरह तो देखी थी टिंचरी माही की, लेकिन टिंचरी आंदोलन मैंने यहाँ पढ़ा, फिर मेरे को ध्यान मैंने आया। बहुत डिटेल में उसमें लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पे मैं सिर्फ जिक्र करूँगा। तो वो एक नाम था उनका इच्छागिरी माई। इच्छागिरी माई, इच्छागिरी माई उनका नाम था। और जैसे हमारे समाज में आपने देखा होगा, आज तो कम दिखता है, लेकिन एक दौर में हमारे यहाँ माइयों का एक बड़ा वो रहा है, जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल रहे, मंदिर रहे, कहीं कुछ रहे, और गांव में भी रुकते थे माइयाँ। हाँ, मैं बचपन में देखी हैं। तो माई जो हैं वो जो है गांव में आती हैं, रहती हैं किसी मंदिर में, उसकी सेवक के रूप में वहाँ पे। हमारे घर पे भी रहती थी एक हफ्ते तक कोई माई। बिल्कुल, वही माई आती थी और कोई नहीं आती हाँ। तो ये बड़ा वो हमारा एक बड़ा कल्चर रहा है माई, है ना। तो जो किसी कारण से सामाजिक कारण से अपने घर से विमुख हो गए, उसके पीछे की बहुत सारी कहानी है कि क्यों बनते थे वाली बात अलग है, विधवा और हाँ बिल्कुल। तो समाज से घर से बहिष्कृत हो जाना, परित्यक्ता हो जाना, किसी का पति अगर कहीं गया हुआ है, तब जंगलात होते थे, जंगलात गए हैं, जंगलात से कोई आया नहीं, लौटा नहीं, है ना। जंगलात से लौटते कि नहीं? जंगलात पहले तो जंगलातों का जो हिसाब था तो वो यही नहीं था। दुनिया के बहुत सारे जंगलातों में लोग हमारे यहाँ से गए हैं। अच्छा। जंगल काटने के मजदूर के रूप में। अच्छा। मजदूर के रूप में अगर हम इसकी जंगलात की अगर हिस्ट्री को देखें तो जंगलात की हिस्ट्री जो है ब्रिटिश पीरियड से सीधे आगे बढ़ती है। क्योंकि वो यहाँ क्यों आए, यहाँ के संसाधनों को कब्जा करने आए। वो जमीन है, वो पानी है, वो लकड़ी है, जंगल, खासकर जो जंगल पे रहा तो ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का जंगल पे बहुत बड़ी नजर रही। और उनको यहाँ से जंगल काट करके ले जाने से जो लकड़ी ले जानी थी वो यूरोप ले जानी थी, वो ट्रेन के नीचे पटरी जो बनती है उसके नीचे जो बेस बनाने के लिए उसके लिए ले जानी थी। ज्यादातर उनका मुख्य फोकस वही था। तो वो जंगलात जहाँ जहाँ अच्छे जंगल थे उन्होंने उस पर कब्जा करना था और उसको काट करके ले जाना था। अच्छा, उसको काटेगा कौन? लोकल आदमी, जो लोग होंगे, जो गांव के लोग होंगे वो काटेंगे। आज यहाँ का जंगल, कल वहाँ का जंगल, परसों वहाँ का जंगल। फिर वो जंगल काट करके जो स्लीपर बनाए जाते थे, लकड़ी जो बनाई जाती थी, तो वो नदी के माध्यम से वो बहा करके ले जाया जाता था। ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, तो ये सारे काम करने के लिए एक बड़े मैन पावर की जरूरत होती थी। तो बड़े मैन पावर की जरूरत कहाँ से आएगी? गांव से आएगी, क्योंकि मशीनें तो इतनी थी नहीं। तो चाहे उसको काटना हो, चाहे उसको बनाना हो, चाहे उसको नदी से ट्रांसपोर्ट करना हो, तो वो जो है गंगा नदी या कोई भी नदी, यहाँ है तो ये वाली नदी, वहाँ कुमाऊं में है तो दूसरी नदी, तो उसके माध्यम से जो है वो पूरा बहा करके ले जाया जाता था। तो उसके साथ में बहाने के लिए भी तो आदमी चाहिए कि कहीं पे अटक गया तो वो बड़े बड़े डंडे लेकर के जो है उसके उसका उसके आगे लोहे के वो हुक जैसे लगे हुए होते थे खींचने के लिए और धकेलने के लिए। जहाँ फंस गया तो बड़े बड़े डंडों पे वो नदी के साथ चलते रहते थे। अच्छा, हाँ, तो नदी के साथ चलते रहते थे जहाँ तक कि आपको सड़क या ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं आया। अगर हम यहाँ अपने गढ़वाल में अगर देखें तो ऋषिकेश तक रोड थी, तो वो वहाँ तक उनको पहुँचा करके आना था। अगर मानो ऊपर कहीं रोड थी भी तो ट्रक नहीं थे या उनका खर्चा ज़्यादा था। अच्छा, तो वो नदी जो है एक सरल माध्यम था इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का। तो उसके बाद फिर वो आए यहाँ से, फिर यहाँ से ट्रेन से जो है, ट्रेनें हमारे यहाँ क्यों पहुँची? एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ट्रेनें हमारे यहाँ हमारे हित के लिए थोड़ी नहीं पहुंची कि हमको आना जाना है। ट्रेनें हमारे यहाँ इसलिए पहुंची कि यहाँ से सामग्री को, वो लकड़ी के जो टाल हैं वो हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचाना। कई लोग अभी भी वो पक्ष देते हैं कि उन्होंने जनता की भलाई के लिए किया है, भारतीय रेल और डाक सेवाएं। तो वो जो चीज़ें हैं, जब आप एक समाज में रहेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी भी, वो उनकी ज़रूरत के लिए डाक और वो भाई हम लोगों को उन्होंने जो है शिक्षा लाए। अगर हम शिक्षा के रूप में अगर देखें भाई, अगर हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? आप बताओ। वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, पढ़ाना तो पड़ेगा। वो अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, तो अंग्रेजी जब सीखेंगे तभी तो कम्युनिकेशन होगा। तो वो तो जरूरत हुई, मैं काले वाला। हाँ, तो वो तो जरूरत हुई उसकी, उनकी भी जरूरत हुई। तो ये जो हम बात कर रहे थे, तो ये जो ट्रेनें पहुंची, तो ट्रेन इसलिए पहुंची कि हमारे जंगल की जो लकड़ी है वो काट करके वहाँ, वो खड़िया जो है कई जगह, वो खड़िया आपने देखा होगा, हमारे अल्मोड़ा में भी जो खड़िया की जो खदानें हैं, और जगह भी हैं, यहाँ पर भी देहरादून के आसपास, मसूरी के ऊपर है या देहरादून के आसपास जितने भी शिवालिक घाटी में जितने भी हैं, वो सारी वो ले जाने के लिए था। तो ट्रेन तो इसलिए थी, तो ट्रेन का रूप तो वो मालगाड़ी के रूप में था। ठीक है, तो जंगलात के साथ ही लोग चले जाते, जंगलात के साथ चले, तो कोई आए, कोई नहीं आए, कोई मर गया, कोई मर गया, तो अब घर वाले क्या करेंगे? तो ये बहुत सारी कथाएं हैं इसके पीछे, बहुत सारी चीजें हैं। तो माई बनने का कल्चर अभी वो तो कम, अब तो खत्म है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें थी ना। तो
उसके बाद कोई और रास्ता नहीं सर वो बचता लोग था। बाल भी डाल देते थे अपने क्या माई बनने? हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। तो वो एक दीक्षा पद्धति अलग है। अच्छा, वो दीक्षा पद्धति अलग है। भगवा पहन लेते थे पूरी हाँ, तरह, तो वो भगवा। एक अलग पद्धति है उसकी। और वो हमारे गांव में जहाँ जहाँ मंदिर मिले, क्योंकि सबसे आसान जो आश्रय मिलता है वो हमारे धार्मिक स्थलों पे और हमारे मंदिरों में मिलता है, कहीं भी, क्योंकि वहाँ पर उसका जीवन यापन आसानी से शुरू हो जाता है। लोग दान देते हैं, राशन देते हैं, धार्मिक रूप से उसको चंदा वंदा जो भी देना है, खाना वाना, कम से कम खाना और रहना उसको आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए सबसे आसान था कि वो माई बन जाती थी। माई बनने के बाद अपना जीवन यापन शुरू करते थे। ऐसी वो भी थी। तो नाम उनका दीपा देवी था, लेकिन जब माई बनी तो उनका नाम बदल गया। तो हाँ, तो इच्छागिरी उनका नाम हो गया। तो एक दिन वो जब पौड़ी में कहीं पर बैठी हुई थी, तो कुछ शराबी जो है उस टाइम पे टिंचरी जो है, एक शराब टिंचर जो है एक, अच्छा, हाँ, शराब का ब्रांड था कि टाइप था? हाँ, टाइप था, कच्ची अच्छा, शराब समझ अच्छा, लो आप हाँ, उसको हाँ, ना। कच्ची शराब। तो एक तो जैसे घर गांव में बनती थी, तो और एक जो सरकार जो है सप्लाई करती थी। अच्छा, ये सरकार करती थी? हाँ, अच्छा, तो उसके ठेके जैसे आज हमारे अंग्रेजी शराब के जो ठेके हैं, वैसे उसके ठेके भी होते थे। अच्छा, टिंचरी बोलते थे उसको? हाँ, टिंचरी बोलते थे उसको। तो उससे कई बार जो है बहुत सारा नुकसान भी होता था, आंखों की रोशनी चली जाती थी। अच्छा, तो उस टाइम की, हाँ, तो उस टाइम की जो शराब थी वो टिंचरी थी। अच्छा। तो फिर एक दिन जब वो वहाँ पे बैठी हुई थी, कुछ शराबी जो है वो करने लगे, बदतमीजी करने लगे, और बड़ी मात्रा में लोग, हाँ, वो सब होना लगा, जैसे शराब के जो साइड इफेक्ट होते ही हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा वो होता है, तो उनको बुरा लगा। तो वो सीधे जो कमिश्नर थे, कमिश्नर के पास चले गए। उनको क्या मतलब कि कमिश्नर क्या होता है, तो उन्होंने वहाँ जो है हल्ला गुल्ला मचा दिया। तो वहाँ से जब जो है, जब वो शुरुआत होती है, तब वो फैलता भी, जहाँ जहाँ ये ठेके थे, जहाँ जहाँ वो था, तो तब उस दिन से उनका नाम टिंचरी माई। ये पौड़ी में ही रहा मतलब? हाँ, ये पौड़ी में रहा, असर और जगह भी हुआ। अच्छा, अच्छा। और महिलाओं की एक और भूमिका की बात है, तो मैंने एक और पढ़ा था कि कंडाली आंदोलन, मेरे को काफी वो लगा था कि जो शराब पिएगा उसको कंडाली लगाई जाएगी। तो ये बहुत सारे गाँव में ये अभी, अगर हम पिछले उत्तराखंड बनने के बाद भी, मुझे याद है बहुत सारी जगह, चमोली या इन जगहों में, घाट के आसपास, उधर भी जो है ये हुआ है। हमारे उत्तराखंड बनने के बाद भी ये सब जगह हुआ है। तो एक आसान सा तरीका था कि जो शराब पी करके इस तरह से करता है, तो महिलाएं खासकर वो पकड़ करके कंडाली लगाता है, और ये काफ़ी जगह फैला है, काफ़ी जगह। सर, हमारे गांव में याद है बचपन में उस टाइम पे चलती थी कच्ची शराब। हाँ। लेकिन एक बंदा जो बनाता था उसको एक दिन सब महिलाओं ने पकड़ा था। हाँ। उसके मुंह पे काली हो दिया, पूरे गांव में नचवाया था। तो ऐसा बहुत सारी एक तरह से मतलब सामाजिक बहिष्कार कर रहे थे ऐसा बहुत सारे, बहुत सारी जगह हुआ ऐसा, बहुत सारे गाँव में अलग अलग तरीके, कहीं कंडाली हुआ, कहीं जैसे आप बता रहे हैं, कहीं ऐसा हुआ, कहीं जो है सामाजिक बहिष्कार। मुझे बहुत सारे गाँव का याद है कि जब लोग कच्ची शराब गाँव में बनाते थे, तो उस गाँव के लोग जो है उनके शादी ब्याह में नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, शादी ब्याह में उनको समाज से बहिष्कृत कर लेते थे कि भैया हम तुम्हारे यहाँ किसी भी काम में शामिल नहीं होंगे। तो एक दौर था जब काफी मात्रा में जो है कच्ची शराब बनाई जाती थी। आज के दौर में भी और ज्यादा ही बढ़ गया है। क्या आपको लगता है एक और शराब आंदोलन की जरूरत है उत्तराखंड में खासकर? नेगी जी ने गाना भी लिखा है, हाँ, दारू बिना यख मुक्ति नहीं। बिल्कुल। तो वो तो बोलते हैं कि कोई मर रहा तब भी शराब पिला रहे उत्तराखंड में, एक कुरीति चल गई है। हाँ। तो एक और शराब आंदोलन की जरूरत है। आंदोलन तो नहीं, एक तरह से मतलब जन चेतना जगाने की जरूरत है। वैसे वो चीज, वो तो हर चीज में है, वैसे वो तो हर चीज में है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ लिख गए हैं, तो इस सिलसिले में अपनी चेतना का विकास भी हमको करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए इस सारे में। राज्य आंदोलन में आपकी कितनी भूमिका रही थी? आप उस टाइम पे स्टूडेंट थे? हाँ, श्रीनगर में। जैसे किसी भी विद्यार्थी की रहती है, मतलब जो ये मान लीजिए कि आप जो 17-18 साल के बच्चे की जो भूमिका हो सकती है, 18-20 साल 21 साल के आसपास की जो बच्चों की भूमिका हो सकती है, स्कूल में पढ़ने वालों की, मतलब 11वीं 12वीं BSc में पढ़ने वालों की जो भूमिका हो सकती है, वही भूमिका हमारी भी रही। क्योंकि मैं अगर 90 के आसपास देखूँ, 94 से पहले अगर मैं 90 के आसपास देखूँ, तो वो उसके उभार का टाइम चल रहा था जी। वो उसके उभार का टाइम चल रहा था। तो 94 में आप कितने साल के रहे होंगे? 94 में मैं BSc सेकेंड ईयर में था। अच्छा, ठीक ठीक। तो 19-20 यही रहे होंगे। हाँ। तो उस दौर, वो जो दौर होता है ना किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके स्कूल कॉलेज वाला जो दौर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और उसका असर जिंदगी भर रहता भी है। वही आपको सेव करती है सर, आपकी पर्सनैलिटी। वही आपको एक मतलब इंसान बनाने की जो प्रक्रिया है, वो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने स्कूल, जब हम मतलब 10वीं 11वीं 12वीं में थे, तब भी तो आंदोलन चल रहा था, वो भी देखते रहे थे। और उसके बाद 12वीं करने के बाद जब हम कॉलेज लाइफ में आए, 92, 93, 94, 5 में जब हम कॉलेज लाइफ में आए, तब वो उसका चरम चल रहा था। तो वहाँ से देखते हुए
कि हम देख रहे हैं कि सड़कों में जो है जगह जगह से लोग आ रहे हैं, हमारे घर के जो बड़े हैं, भाई बहन हैं, वो भी जा रहे हैं और बहुत सारे नारे लग रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, रैलियाँ बहुत प्रभात अच्छी। फेरी। हाँ, तो मुझे याद है कि उस टाइम पर एक उत्तराखंड क्रांति दल का एक स्टूडेंट फेडरेशन होता था। अच्छा, उसको यूएसएफ कहते थे, उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन उसको कहते अच्छा, थे। अब जैसे नहीं है क्या? अभी भी होगा। अच्छा। अभी भी होगा। तो स्टूडेंट विंग का नाम उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन था। अच्छा, उनकी उत्तराखंड क्रांति यूकेडी का जो था वो स्टूडेंट फेडरेशन था। तो उसमें हमारे बहुत सारे, मेरे साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे साथी थे, तो हम भी उसका हिस्सा बने। जैसे पर्ची कटती थी, शायद 2 रुपए की रही होगी या 1 रुपए की, कुछ पर्चियां कटती, जैसे कुछ किसी का भी होता है। तो इतना ही रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो पर्चियां हम भी काटते थे, हमारी भी काटी गई, हम भी उसका सदस्य बन गए। तो जहाँ जहाँ वो आंदोलन हुआ तो हम स्टूडेंट फेडरेशन के रूप में, सब लड़के जो बच्चे जो हैं वो स्कूल के बच्चों के रूप में वो चले गए। मतलब हमारा काम वो होता था झंडे ढूंढे करना और नारे लगाना, जैसा होता ही है। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू होती है। फिर आते आते फिर हम कॉलेज में चले गए, फिर कॉलेज में वो शुरू होता है। तो कॉलेज में शुरू होने के बाद फिर उस दौरान 94 का उभार भी आ जाता है, 2 अक्टूबर का। तो फिर वो हमारा एक्सट्रीम हो जाता है, चीज़ों को देखने समझने का एक्सट्रीम हो जाता है। फिर अपनी भूमिका भी तय होती है। 94 की जो घटना हुई थी, खटीमा गोलीकांड और मुजफ्फरनगर गोलीकांड, और जो महिलाओं के साथ रेप हुए थे, तो उसके बाद तो जो है वो आग बबूला हो गए थे सभी लोग। उसके बाद काफ़ी उग्र हो गया था क्या? बिल्कुल। अच्छा। मतलब जो इसका जो सबसे चरम है, अगर ये कहें कि उसके बाद ही उत्तराखंड बनने की जो असली जो प्रक्रिया है वहाँ से शुरू होती है। पहले तो आंदोलन तो पिछले 50 सालों से चल रहा था। तो वो मांग तो 1894 से भी स्टार्ट हो गया था, 92। वो जो है मांग तो बहुत पहले से थी, है ना। पर्वतीय राज्य की मांग तो बहुत पहले से थी, हालांकि आज़ादी से भी पहले की है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन उस टाइम पे बोलते हैं कि जीबी पंत ने भी उनको नकार दिया था कि बिल्कुल ये जबकि होता रहा है। पहाड़ी राज्यों से देखो, ये होता रहा है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी एक डायनेमिक्स होती है ना। तो कोई किसी नज़रिए से सोचता है, कोई किसी नज़रिए से सोचता है, हर एक का अपना नज़रिया था सोचने का। लेकिन कहीं ना कहीं ये पहाड़ी राज्य के विकास की जो मांग थी वो बहुत पहले से रही है। जैसे कि किताब में पूरा डिटेल में मैंने उसको लिखा भी है। तो जब हम कॉलेज के दौर में होते हैं तो हम पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है और हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो तब अपनी भूमिका तय करने का भी सवाल होता है कि हमारी भूमिका इसमें क्या हो। तो जब ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद जितनी तरह से वो लगे, तो पहली बार जो कर्फ्यू थे, पहली आपको बहुत सारी कहानियाँ पता होंगी कि जब कर्फ्यू लगा तो लोग कर्फ्यू, मतलब गांव की हमारी महिलाएं और लोग जो है देखने आए कि कर्फ्यू कैसा लगता है। अच्छा। तो ये भी बहुत सारी कहानियां हैं कि गांव की महिलाएं आई देखने के लिए कर्फ्यू उनको लगा कि जैसा मेला लगता है वैसे कर्फ्यू भी लगता है। अच्छा, कर्फ्यू पहली बार लगा था? कर्फ्यू पहली बार लगा था। अच्छा। तो कर्फ्यू पहली बार लगा तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि कर्फ्यू का, भाई पहाड़ में कहाँ लगा होगा, कभी जरूरत ही क्यों पड़ी हुई कर्फ्यू की? इतना उग्र हो गया। हाँ। तो अब जब घोषणा हुई तो लोगों ने बोला कि भाई कर्फ्यू लगा। तो कर्फ्यू में तो कोई बाहर निकलने का तो मतलब ही नहीं है, लोग देखने के लिए। और लोग जो है अरे कि भाई कर्फ्यू ऐसा लगा कि जैसे कि कोई मेला लगा हुआ होगा। तो ये भी कहानियां हैं, अरे हकीकत भी है कि बहुत सारी जगह वो कर्फ्यू लगा। तो वो मसूरी में लगा, खटीमा लगा, देहरादून लगा, अगस्त्यमुनि में लगा। तो अगस्त्यमुनि सबसे शुरुआती दौर में अगस्त्यमुनि में कर्फ्यू लगने का वो था। अच्छा। तो हम भी बहुत सारे अंदर दिनों तक जो है अंदर रहे। तो उस टाइम पर जो है हमारे साथ के लोगों ने हमारे पेट्रोल बम भी बनाए। पेट्रोल बम बना? हाँ। कैसे? मतलब पेट्रोल तब तैयारी चल रही थी। हाँ, जब मुजफ्फरनगर कांड हो गया, मुजफ्फरनगर के कांड के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो पहली बार भी होंगी, पहली बार भी हिंसक आंदोलन का रूप ले सकता था। अगस्त्यमुनि की चौकी छोटी सी चौकी थी, वहाँ भी जो आंदोलनकारी जो हमारे साथ के जो छात्र नेता थे या जितने भी आंदोलनकारी लोग थे, पेट्रोल बम भी फेंका गया अगस्त्यमुनि चौकी पे। अच्छा। हम भी उस भीड़ का हिस्सा रहे हैं, उस आंदोलन का हिस्सा। हाँ, तो ये सब पहली बार हुआ है। गुस्सा बहुत था लोगों। हाँ, बहुत ज़्यादा। और सीआरपीएफ लगी हुई थी। कितने टाइम तक कर्फ्यू कितने टाइम तक रहा था सर? ये करीब कहीं 10 दिन, कहीं 2 हफ्ते, कहीं इस तरह बहुत सिचुएशन देख करके अलग अलग जगह था ये सारा। और उस दौरान की मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि उस दौरान जब समाचार पत्र लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। अच्छा। हाँ, रेडियो जो है बहुत सेंसर था, या टीवी की खबरें बहुत सेंसर, टीवी लोगों के पास था ही नहीं, ना के बराबर था, ना के बराबर था।
वो जो एक तरीका बसता था, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस चीज़ का जिक्र बहुत कम आपको मिलेगा जी। तो उस टाइम पर उत्तराखंड बुलेटिन नाम से हर शहर में लोग, युवा लड़के जो आंदोलनकारी लोग हैं, माइक चैलेंजर लेकर के अच्छा। जो है समाचार बोलते थे। अच्छा। हर बाजार, हर जगह के जो मुख्य जो कहीं चौराहा है, कर्फ्यू के दौरान है, कर्फ्यू हाँ, उसके बाद 94 के आंदोलन के बाद, अच्छा अच्छा, 94 के आंदोलन के बाद जो है, मतलब 94 की घटना के बाद, तो उत्तराखंड बुलेटिन नाम से जो है, बल्कि उससे पहले भी कि जब लोगों तक समाचार नहीं पहुंच रहे थे, तो मान लीजिए अगस्त्यमुनि है, पौड़ी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, तो वहाँ के जो ग्रुप है, जो आंदोलनकारी ग्रुप है, तो वो जो है सब जगह फ़ोन करके, लैंडलाइन थी, पौड़ी वालों को फ़ोन किया, पौड़ी वालों ने नैनीताल वालों को फ़ोन किया, नैनीताल वालों ने अल्मोड़ा वालों को फ़ोन किया, अल्मोड़ा वालों ने रुद्रप्रयाग वालों को फ़ोन किया, तो क्योंकि उस समय रुद्रप्रयाग तो नहीं था, लेकिन चमोली था, तो चमोली वालों को फ़ोन किया, तो आपस में टेलीफोनिकली क्या करते थे, बात करते थे, भाई वहाँ क्या क्या हुआ, यहाँ क्या क्या हुआ। फिर उन्होंने यहाँ पर्चा बनाया एक, और वहाँ पर्चा बनाया सब ने कि आज पौड़ी में क्या, मान लीजिए पौड़ी में है, तो पौड़ी वाला नैनीताल अल्मोड़ा का बता रहा है कि अच्छा आज वहाँ पर यही बार शाम को 5 बजे का टाइम फिक्स होता था उसका, अच्छा। माइक चैलेंजर लेकर लोग इकट्ठा होते थे। आप इसकी भावना समझ रहे हैं, लोग इकट्ठा होते थे कि शाम को जो है समाचार पढ़े जाएंगे। हाँ, क्योंकि रेडियो टीवी तो जो है सरकार के उसमें था, अखबार लोगों तक पहुँच नहीं रहे थे, क्योंकि क्या था लगा हुआ, मतलब बंद थी, गाड़ियाँ नहीं पहुंच रही थी, कहीं चक्का जाम था, कहीं कुछ था, नहीं पहुंच रहे। उसमें वही बोला जाता था कि आज क्या पौड़ी में क्या हुआ, पौड़ी वाले जो है वहाँ का बता रहे हैं, तो वो पूरा पर्चा बनता था। अच्छा। तो 10-15 समाचार, 8-10 समाचार जो है माइक चैलेंजर लेकर, टाइम सबका फिक्स होता था कि पौड़ी में 5 बजे, इधर 5 बजे, और सब बोल रहे हैं, तो लोग भीड़ इकट्ठा होती थी, तो भीड़ इकट्ठा होती थी, तब वो समाचार सुनते थे कि भाई वहाँ हुआ, तो उससे लोगों को प्रेरणा भी मिलती थी, अच्छा उन्होंने ये किया, अच्छा उन्होंने ये किया, क्योंकि ना तो टीवी पूरे समाचार देता था, टीवी थे भी नहीं, रेडियो पूरे समाचार नहीं देता, अखबार लोगों तक पहुँच नहीं देता, फिर कैसे पहुँचता। तो ये भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं, आप आज के दौर में यकीन करेंगे। और वो जो दस्तावेज है, आप अगर आज भी पढ़ना चाहें, दो वॉल्यूम में है वो, और मूल रूप में, तो आप नैनीताल समाचार में जाएं, नैनीताल में, और वहां पर ये मूल रूप में 2 वॉल्यूम में आज भी मौजूद हैं। आप उनको देख सकते हैं। अरे वाह। कि कहाँ क्या हुआ, आप उसमें हैंड राइटिंग से, क्योंकि वैसे लिखा जाता है, तो जिसको जो कागज मिला, कच्चा कागज यहाँ पे मिला, वो लिखा, तो वो वहीं पे आपको मिलेगा पूरा दस्तावेज, बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज है वो। हमने उसको प्रदर्शनी में बहुत बार लगाया है। अच्छा। लोग देख कर आज के पत्रकार उसको देखेंगे तो हैरान रह सकते हैं। अच्छा। कि पत्रकारिता ऐसे भी हुई है। अच्छा। ये अपने आप में बहुत रॉ फॉर्म की पत्र, बहुत रॉ फॉर्म। मान लीजिए कि मतलब मुझे जो समाचार मिला, मैंने फोन किया, मेरे को पास जो कागज मैंने उसमें लिखा, डेट डाल दी पौड़ी में, अब वो फिर क्रोनोलॉजिकली वो पूरे लगा रखे हैं। वो 2 वॉल्यूम में आज भी नैनीताल समाचार में बाइंड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। आप उसकी पूरे आंदोलन की जर्नी को देख सकते हैं, और 94 का जो उभार था उसके बाद क्या क्या हुआ वो देख सकते हैं। सर मैंने बचपन में मूवी देखी थी, तेरी सॉन्ग उत्तराखंड, आपने देखी होगी, अनुज जोशी सर। तो उसमें एक सीन था कि उसमें साजिश करते हैं कि जो तत्कालीन यूपी के सीएम को उनको बम से उड़ाने की, ऐसा क्या ये सच्ची घटना से आधारित था कि ये नहीं? ये तो ऐसा है, जब कोई भी चीजें होती हैं कहीं भी, तो इस तरह की अफवाहें हर तरह से होती हैं, है ना। और कई बार लोग मजाक में भी बोलते हैं। अच्छा। ये बातचीत में वैसे भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं था कि इसके कोई ठोस कोई तथ्य मिले हो, ऐसा कुछ नहीं है। अफवाहें आज अफवाहें नहीं फैल रही हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि अफवाहें फैलेगा सबसे ज्यादा, जितनी इन्फॉर्मेशन उतनी अफवाहें, हाँ, उससे ज्यादा तेजी से और उससे ज्यादा खतरनाक फैल रही हैं। अगर अफवाहें अगर देखें तो उस दौर में क्या फैली होंगी, ज्यादा से ज्यादा एक ने दूसरे से सुनी होगी, दूसरे से तीसरे से बोली, रुक जाती होगी, है ना, बहुत ही कम जाती। आज तो देखो आपको 1 सेकंड लगेगा कि लाखों की संख्या में आप अफवाह फैला देंगे। तो ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई वो तथ्य नहीं था। हाँ, तो मुझे जो उत्तराखंड आंदोलन की जानकारी सबसे पहले उसी मूवी से मिली थी, फिर मैंने अपने चाचा जी उनसे बाकी लोगों से पूछा था। तो सर इसमें एक और वही मुद्दा बार बार उठता रहता है कि नहीं, उससे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका नाम बीच बीच में उत्तरांचल कर दिया गया, फिर उत्तराखंड कर लिया गया, तो बीजेपी द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं राजनीति थी या फिर इसका कोई महत्व था? उत्तराखंड महत्व नहीं था, महत्व नहीं था। और झारखंड को वनांचल लिखा, आप अगर पूरे इतिहास को देखें, अगर आप 50-100 साल पहले भी अगर चले जाएं, तो अगर आपको अगर कोई नाम मिलेगा तो आपको उत्तराखंड ही नाम मिलेगा। ऐतिहासिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, आप कहीं भी अगर देख लें, कोई भी हमारा अगर दस्तावेज अगर देख लें, तो आपको उत्तराखंड ही नाम मिलेगा, कहीं भी नाम मिलेगा, चाहे राज्य बना हो ना बना हो, उससे पहले भी, चाहे वो मांग से लेकर के, चाहे हमारे पुराने जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनकी किताबों में अगर वो देख लें, तो उत्तराखंड ही नाम था। अब जब मैं उस दौरान इस चीज़ को सुन रहा था कि नहीं उत्तराखंड से, मैं बहुत सारे जो राजनीतिक आज बड़े मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट आज भी मुझे याद है कि जब वो ये कहते थे कि उत्तराखंड नाम से जो है वो खंड खंड की बू आ रही है। अच्छा।
मतलब उनका तर्क क्या था कि उत्तराखंड नाम से जो है खंड की बू आ रही है। मुझे आज भी स्टेटमेंट याद है ये तो कि बहुत बहुत बड़ा सारे कुतर्क है। हैं? कुतर्क है। हाँ, कि खंड की बू आ रही है। अच्छा। है ना। जबकि उसका अगर हम तर्क देखें तो वो बहुत तरह से उसको देखा जा सकता है, और हमारे ऐतिहासिक नाम तो है ही है, उसमें तो कहीं कोई शक नहीं है ना। तो ये तो उत्तर का खंड था, उत्तर का खंड था। उत्तर का खंड था, खंड खंड की तो बात ही नहीं हो रहा ना। तो कुतर्क करने की तो असीम संभावनाएं हैं, कहीं भी हो सकता है। 6-7 साल उत्तरांचल रहा। हाँ। अभी तक तो कई सारे लोग, साउथ के लोग अभी भी उत्तरांचल ही बोलते हैं। है ना। तो या फिर हाँ, महाराष्ट्र वगैरह के उत्तरांचल तो ही वो राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं था। अच्छा। है ना। एक खास पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो है अपनी अपनी चाह के अनुसार उसको उत्तर का आंचल कहना पसंद करती है तो करे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था उसका। सर, उत्तराखंड आंदोलन के बाद फिर वही हुआ कि गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए क्या अलग होता अगर आज गैरसैंण राजधानी होती तो? मतलब मैं जो कल्पना करता हूँ, जो उम्मीद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक तो चीज़ें बहुत सारी डिसेंट्रलाइज होती, मतलब अगर वहाँ पर होता तो डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आज यहाँ इसके आसपास, यानी देहरादून या मैदानी क्षेत्रों के आसपास जो रह गई हैं, इकॉनमी सारी हाँ, है ना। तो वो किसी भी स्वरूप है, वो राजनीति का स्वरूप हो, वो समाज का स्वरूप हो, वो आर्थिक स्वरूप हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है हमारे यहाँ से प्रसार होता है उसका। एक केंद्र में रह करके उसका प्रसार, डिसेंट्रलाइज होती चीज़ें, विकास भी उस तरह से डिसेंट्रलाइज होता। सड़कें अच्छी होती, सुविधाएं उधर अच्छी होती, पहाड़ों में अच्छी होती, पहाड़ों में राजधानी होती, हाँ, कि लोगों की अप्रोच अच्छी होती। और हमारे जो खासकर जो हम अपने आप को जो हम एक पर्यटक राज्य कहते हैं, पर्यटकों का राज्य कहते हैं, तो हमारे जो और छोटे छोटे डेस्टिनेशन हैं वो भी डेवलप होते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा पर्यटन है, तो अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पे पूरा फोकस हो जाता है ना? उसी पे दबाव, उस चार धाम पे साइड तो बहुत है ना। वहाँ उसका पूरा जो क्राउड है वहाँ दबाव हो जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, वो 2-4 जो हिल स्टेशन है वहाँ फोकस हो जाता है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि हम यूपी के टाइम पे पौड़ी हमारा पर्यटक स्थल था। पौड़ी जी, अच्छा। जखोली हमारा पर्यटक स्थल था। आप अगर पुराने नक्शे देखें पर्यटन हमारा के, रुद्रप्रयाग वाला जखोली, बिल्कुल, मैं तो वहीं से हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरे पास आए, मैं दिखाऊंगा आपको कि यूपी टूरिज्म ने हमारे इतने खिरसू, मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ पूरे, कि इतने सारे सूची यूपी, मुक्तेश्वर वगैरह, बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन ने हमारे ये छोटे छोटे पर्यटन स्थल जो है पर्यटन की सूची में नक्शे में रखे हुए थे। उनके ब्रोशर आप मैं दिखा सकता हूँ, आज भी मौजूद है मेरे पास, कि कितने छोटी छोटी जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का वो था, है ना। तो ये डिसेंट्रलाइज का एक तरीका था कि हम सारा क्राउड, सारी जगह, और उससे क्या होता है कि सारा क्राउड जब एक जगह आता है तो ना तो व्यवस्थाएं सही से होती हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम कर पाता है, ना लोगों को सुविधाएं सही से मिल पाती हैं, और नुकसान जो हमारा पर्यावरण का जो नुकसान है, समाज का नुकसान है, वो अलग से होता है और छवि खराब अलग से होती है। सर, देहरादून पहले बोलते हैं काफी सुंदर शहर था, अच्छी तरह से घाटी में बसा हुआ था, मौसम वगैरह में चेंज हुआ, लेकिन अचानक से भीड़ बढ़ने से मौसम में चेंज आया। हाँ, और पूरी इसकी देहरादून की जो अपनी पहचान थी, जिस चीज़ के लिए देहरादून जाना जाता था, इसके अपने वेदर कंडीशन के लिए जाना जाता था, एजुकेशन के लिए जाना जाता था, खूबसूरती के लिए जाना जाता था, इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना जाता था, इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हमारे पास थे। आपके पास में FRI का आप इतिहास अगर पढ़ लें, है ना, तो वो आप देख सकते हैं 1901 से, बिल्कुल। तो सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीजें, तो ये आप इसका इतिहास तो एक अलग था ना। तो इसका स्वरूप वो आज जो है वो बिल्कुल बदल गया। आज इसका स्वरूप एक राजनीतिक स्वरूप में रह गया है। कहीं ना कहीं अगर गैरसैंण राजधानी बनती तो पलायन भी थोड़ा कम हो सकता था, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा था कि 10-11 हिमालय राज्य, सबकी राजधानी वही है, हाँ, पहाड़ों में ही है। बिल्कुल, कहीं भी आप देख लो ज्यादातर, लेकिन जहाँ राजधानी होगी वहीं लोग आएंगे, हाँ, वहीं ज्यादा तो वो होता है, वो एक नैसर्गिक चीज है वो, है ना, कि जहाँ पे आपका एक राजधानी होगी तो उसके इर्द गिर्द ही चीजें वो होती है, फिर वहाँ से चीजें आपकी डिसेंट्रलाइज होती हैं, क्योंकि आप उसको महसूस भी करते हैं, वहाँ की समस्याओं को आप जान सकते हैं, और वहाँ खासकर समस्याओं को जानना एक अलग बात है। लोगों की जो पहुँच है भाई, एक आम आदमी की पहुंच, आप कल्पना कीजिए कि चाहे पिथौरागढ़ वाला है या मुनस्यारी वाला है, उसकी पहुंच देहरादून तक कैसे हो पाएगी? 24 घंटे लगते हैं, आप खुद सोचिए, हाँ। है ना। तो दूसरे छोर से जो आदमी पहुंच रहा है उसकी कैसे होगी? तो अगर हम उस लिहाज से देखें कि लोगों की
पहुंच के लिहाज से अगर देखें तो ज़रूर उसका बेनिफिट मिलता है, हर आदमी की पहुंच में होती। राजधानी का मतलब किसी भाई स्ट्रक्चर तो सरकार का है, लेकिन है किसके लिए? वो जनता के, लोगों के लिए है ना। तो लोगों की सुविधा होनी चाहिए उसमें। श्रीनगर या अल्मोड़ा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था उसके लिए। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ अगर देखें, जाएं और लोगों की भावनाएं अगर देखें और आंदोलन को पूरा अगर देखें, तो वो एकमात्र जो है वो गैरसैंण और उसके आसपास के जो पूरा इलाका था। तो सर, पर गैरसैंण को ही आंदोलनकारियों द्वारा क्यों चुना गया था? क्यों, क्या ये बीच में है इसलिए, या फिर हाँ, उसके अपने चुनने के बहुत सारे कारण थे। क्योंकि शहर तो खैर इतना बड़ा है नहीं जितना मतलब बाकी शहर है। शहर तो आदमी बनाता है ना, शहर तो आदमी बनाता है ना। तो जब इंसान की बसावट होती है, बसासत होती है, तब जाके जगहें बनती हैं। आप अगर इसको इस तरह से देखें कि जो जितने भी यात्रा रूट हैं कहीं, है ना, तो बहुत सारी जगह चट्टियाँ होती थी, है ना, चट्टी, गरुड़ चट्टी, है ना। जितनी भी चट्टियाँ थी, आप कहीं से भी देख लो, आप ऋषिकेश से उठा करके देख लो, तो जितनी भी चट्टियाँ बीच में पड़ती थी, जो पैदल रूट वाले जो चट्टियाँ, ऋषिकेश से जो पैदल यात्रा होती, तो उन्हीं जगहों पे तो जो है वो क्या हुए, शहर बने। आज के शहर में बाजार बने, क्योंकि लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो लोग बनाते हैं ना, लोग बनाते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर देखें उन जगहों पर जो है इस पूरी यात्रा में, इस पूरी उसमें अगर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं अगर हम विषय से इतर न हो रहे हों, नहीं सर, तो इसमें काली कमली का जो है बहुत बड़ी भूमिका है। काली कमली, मुझे कुछ आइडिया नहीं इस बारे में। काली कमली जो धर्मशाला है, आपको इसका इतिहास नहीं पता? ऋषिकेश में ये सब जगह है। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तराखंड में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं और जितने भी उन यात्राओं के जो रूट हैं, उन जगह पे सब जगह काली कमली की धर्मशालाएं होती हैं। अच्छा, काली कमली की धर्मशाला ही होती हैं। और काली कमली की जो धर्मशाला है, उन धर्मशालाओं ने हमारे उत्तराखंड में जो हमारे धार्मिक स्थल थे, उन धार्मिक स्थल के आसपास के जो बाजार थे, उनको विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अच्छा, तो बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। वो बाजार विकसित काली कमली से हुए हैं बहुत सारी जगह। अच्छा, काली कमली। हाँ, आप ऋषिकेश का भरत मंदिर देने, ऋषिकेश से बड़ा जो बाजार था श्रीनगर था, क्योंकि श्रीनगर राजधानी थी, ऋषिकेश तो नहीं था, है ना। ऋषिकेश से तो बस माल जाता था। हाँ, तो वो हमारा वो था ना, मतलब ढाकर के लिए लोग आते थे, है ना, घोड़ों से। हाँ, ढाकर के लिए लोग आते थे। एक यहाँ एक कोटद्वार, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में सामान, राशन, रसद पहुंचाने के लिए जो है वहाँ पर वो था, मंडी थी एक प्रकार की। गुड़ नमक वही तो जाता था, बाकी तो लोग खुद ही प्रोड्यूस करते थे। बाकी तो था ही, तो वो उसके लिए था, है ना। तो उस जो हम काली कमली की हम बात कर रहे थे, तो पता नहीं इस पे बात करनी चाहिए। नहीं सर, करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार की बात है, तो स्वामी जो विशुद्धानंद हैं और उनके एक गुरु थे, तो जो पश्चिम बंगाल के थे। तो ये मूलतः काली कमली का जो संचालन है वो पश्चिम बंगाल से ही होता है। पश्चिम बंगाल काफी आश्रम दिखते हैं सर अभी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने ज्यादा जो घुमक्कड़ जो समाज है, वो बंगाली समाज। ट्रैकिंग तो 1970-80 से बिल्कुल उससे पहले से करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो घुमक्कड़ समाज है वो हमारा बंगाली समाज है। सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोर करने वाला समाज है वो समाज है। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला भी जो, मुझे कई बार उत्सुकता होती है कि मैं जब केदारनाथ रूट पे जाता हूँ, कई सारे हर दूसरा तीसरे आश्रम में बंगाली में कुछ लिखा रहता है। तो उनके द्वारा स्थापित किए गए। तो हाँ, अच्छा। तो वो जब यहाँ ऋषिकेश आए और ऋषिकेश में भरत मंदिर में जो है वो लगता था, ये भंडारा लगता था। तो भंडारे में जो है जब उनको खाना दिया गया, तो वहाँ पर तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। हरिद्वार ऋषिकेश में, मतलब हरिद्वार ऋषिकेश एक ही मान लो आप। तो वो जो है व्यवस्थाएं उनको दिया गया। फिर उनको दिया गया तो उनको बोला कि भाई जाओ बाहर खा लो, तुम्हें बाहर जाओ। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि लोगों को भी ऐसे कह रहे हैं कि पकड़ो और जाओ और जहाँ बैठना है वहाँ खाओ। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार हम तो इतनी आस्था से यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो वहाँ पे संचालक थे उस भंडारे के या उस जगह के, तो उन्होंने वो उनके पास में गए, भाई ये तो अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसको बैठने की होनी चाहिए, हम तो आराम से यहाँ पे जो है सुकून से खाने की इच्छा से हमें आए। उन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ पे जो व्यवस्था है आपको उसी में करना होगा और आपको जहाँ जाना है आप चले जाओ। तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो वो जो है यहाँ से वापस गए, बंगाल गए। बंगाल जाने के बाद वो जो हठ योग होता ना, हठ धर्मिता, नहीं मेरे को जो है ये करना है कि मैं अपने धर्मशालाएं बनाऊंगा, लोगों को सुविधाएं दूंगा और लोगों को अच्छे से खिलाऊंगा, जो मेरे साथ हो किसी और के साथ नहीं दूंगा। तो वो ना हो, मतलब जो धर्म के वो 4 धाम की यात्राओं के लिए आते हैं लोगों को पूरी वो मिले। तो उन्होंने फिर ये धर्मशालाओं का शुरुआत की।
और उन धर्मशाला में जहाँ जहाँ हमारे जो पड़ाव थे, चट्टियाँ थी, जहाँ जहाँ लोग पैदल यात्री जो रुकते थे, उन्होंने वहाँ जो है बाबा काली कमली के नाम से उन्होंने धर्मशालाएं तो खोली। और उसके साथ साथ में उनका जो भोजन देने का जो था उसको सदाव्रत कहते थे। सदाव्रत जिसको हम आज लंगर कहते हैं, भोग कहते हैं, तो वो सदाव्रत था कि वो 24 घंटे खाना बन रहा है, जो आ रहा है वो खा रहा है और जा रहा है यात्रा पे, तो उसको सदाव्रत कहते हैं। तो हर धर्मशाला में एक जो भोग मंडी होती है वो सदाव्रत के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर खाना बनता ही रहता है, लोग आते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो सदाव्रत है उसको नाम से जाना, उसका टर्म है वो सदाव्रत। तो उन्होंने जो है इन सारी जगह पे आप कहीं भी देख ले, ऋषिकेश, देवप्रयाग, छोटी छोटी जगह और रुद्रप्रयाग, जहाँ जहाँ चट्टियाँ थी, जहाँ जहाँ पड़ाव थे, सब जगह जो है काली कमली के नाम से धर्मशालाएं आज भी संचालित होती हैं। तो जो पुराना रूट था पैदल वाला, उसके मेन स्टेशन क्या क्या थे, मतलब मेन पड़ाव क्या क्या रहते थे? जैसे ऋषिकेश से चले तो मेन पड़ाव क्या क्या रहते थे लोगों के रुकने? तो आप जो उधर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, अभी तो हम कहाँ से आते हैं, जो टिहरी वाले हिस्से से आते हैं, लेकिन तब उस साइड जो है वो पौड़ी वाला जो हिस्सा था देवप्रयाग के, वो रास्ता अभी भी दिखता है? बिल्कुल अभी भी दिखता है, अभी भी दिखता है। और अभी हमारे एक साथी हैं रूरल टेल्स वाले, संदीप गुसाई, तो हम आपने शायद देखा नहीं होगा, तो वो कितने तारीख से 10 अप्रैल से जो है संदीप ने पूरी यात्रा की। हम पिछले 6 महीने से संदीप की तैयारी चल रही थी, 2 महीने से मैं उसके पूरा प्लान कर रहा था। आप उस यात्रा को अगर जानना चाहते हैं तो रूरल टेल्स पे जाकर के ऋषिकेश से उसके जो हरिद्वार से जो यात्रा है वो देखिए कि हर चट्टी कहाँ कहाँ से जाती है और कहाँ कहाँ पैदल रास्ते हैं। वीडियो बना रखे वो अभी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हर चट्टी की पूरी यात्राएं हैं वो। तो वो हम काफ़ी टाइम से उसका प्लान कर रहे थे। मेरे पास जो पुरानी किताबें हैं, जो पुराने ट्रैवलॉग हैं, हमारा सबसे पुराना जो ट्रैवलॉग है वो उनका है वैष्णव जी का, शालिग्राम वैष्णव जी का है। सबसे पुराना जो ट्रैवलॉग है, आप उसको अगर पढ़ेंगे। उसके बाद उमराव सिंह रावत जी का है, उत्तर पथ की यात्रा उनकी है। किस समय शिव प्रसाद डबराल जी की एक किताब है, 1954 के आस 1952 की किताबें हैं, वो सब मेरे पास मूल रूप में मौजूद है। अच्छा, तो उसमें सारा मौजूद है ये सारा। तो मैंने सारा प्लान करके जो है संदीप अभी यात्रा कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देवप्रयाग पड़ता होगा, पड़ाव तो है? हाँ, देवप्रयाग तो था ही, और श्रीनगर उसके बीच में। हाँ वो था। और उसके पल्ली पार वाला जो वो है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उसका, जहाँ पे आपको सामने एक मंदिर दिखता होगा, सीतासेन। अच्छा। सीतासेन वाला जो रूट है, मतलब इधर मलेथा की तरफ, अच्छा, है ना, सिंगटाली हो गया, कोटली भेल जो आप परियोजना देखते हैं कि हाँ, उसके सामने ये 3 धारा के सामने, ये तोता घाटी के सामने वाला जो हिस्सा था वो, तो सिंगटाली भी एक मुख्य पड़ाव था उसका। तो अभी भी वो रूट बचा हुआ सर उस पर? हाँ, तो रूट अभी बहुत खंडहर अवस्था में है वो, है ना, तो रेनोवेशन की हो सकती, करना चाहिए सरकार को, है नहीं। अच्छा, है नहीं, लेकिन कहीं पे बीच में भूस्खलन वगैरह से कट वो भी सब गया है, होगा। वो सब टूटा हुआ है, कई जगह वो है, कई जगह जाने की स्थितियां नहीं है। ठीक। तो आपको एक वो पुल याद होगा, जब हम उधर से आते हैं शिवपुरी से इधर, वो जहाँ पे सिंगटाली के पास में वो पुल है, कौन सा? झूला पुल है, जहाँ सामने रेत का वो दिखता है। हाँ, सामने बीच है ना, तो वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ उस टाइम का पुल है, जब हम पौड़ी से टिहरी में आते हैं। तो वहाँ से वो रूट इधर को आ जाता था। वो पुल इसलिए बनाया गया था, वो वहाँ पर भी पूरा पड़ा होता, पूरी चट्टियाँ हैं वो। सर, यात्रा की बात ही चल रही, तो यात्रा के लिए एक और आंदोलन हुआ था उधर गौरी कुंड में, मजदूर आंदोलन। हाँ, तो मजदूर आंदोलन की कहानी एक अलग तरह की कहानी है उसकी। आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है पूरा जो हमारा नेपाली समुदाय है या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं या हमारे भी लोग हैं, तो मजदूरी करने के लिए यात्रा के टाइम पर वहाँ पर जो है, पहले हमारे लोकल कम ही जाते थे उधर मजदूरी हैं। हाँ, ज़्यादा ही थे। तो वो हमारे लोग ज़्यादातर जो है वो बिजनेस में और उसमें रहते थे, लेकिन जो मजदूरी वाला जो हिस्सा रहा है, तो वो एक बड़ा तबका रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो डंडी गंडी वाले हैं, पालकी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, सामान ढोने वाले और लोग हैं, या छोटी छोटी और दुकानें करने वाले हैं, तो उनका आंदोलन रहा है वो। तो उनसे जो है जो एक वसूली होती थी, क्योंकि एक उस टाइम पर कहीं भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक गिरोह संगठित हो जाता है ना, तो वसूली करने वाला। अच्छा। तो वो वसूली करने वाला जो गिरोह था उसके खिलाफ जो है लोग खड़े हुए थे, और लोग खड़े हुए थे जो उनसे एक प्रकार से जो है अपना जैसे आप वो देखते होंगे हफ्ता वसूली टाइप का, हाँ, तो उस टाइम वहाँ भी था। अच्छा, हाँ, वहाँ भी था। तो उसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन किया, तो वो गौरीकुंड का मजदूर आंदोलन, वो कोर्ट में भी लंबा चला वो। अच्छा, वो लंबा चला, कोर्ट में भी चला वो, लेकिन बाद में लोगों के पक्ष में वो
आया था। सर केदार घाटी में एक और आंदोलन हुआ था कि ये गोपेश्वर और ऊखीमठ को जोड़ने के लिए भूख हड़ताल आंदोलन। भूख हड़ताल मैठानी जी वाला। हाँ। तो जब हम उसको देखें समग्र रूप में, हम अगर चमोली को देखते हैं तो क्योंकि पहले तो रुद्रप्रयाग तो था नहीं, तो हमारे मंदाकिनी घाटी से और मंडल घाटी होते हुए हमारे जो जिला मुख्यालय है उसको जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई गई थी, तो उस पे गाड़ियां चलाने के लिए आंदोलन हुआ था। ये अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था। अच्छा, गाड़ी चलाने के लिए कि जो सड़क बनी है उस पर गाड़ियां ही नहीं है तो सड़क का क्या मतलब हुआ, है ना। तो मैठानी जी द्वारा जो है वो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहे। तो आपने देखा होगा कुंड में उन्हीं के नाम का जो है एक गेट भी बना हुआ है। अच्छा। उन्हीं के नाम का गेट भी बना हुआ है, मैठानी जी के नाम का। तो सड़क बनी लेकिन उसमें गाड़ियां नहीं, क्योंकि अभी भी कम चलती हैं। हाँ, तो मुख्यालय गोपेश्वर मुख्यालय जाने के लिए, तो आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो भूख हड़ताल बस सेवा लिखा रहता आज भी। अच्छा। तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि भूख हड़ताल ये क्यों है। अच्छा। उसके पीछे की कहानी ये है कि सड़क तो बनी लेकिन उसमें कोई गाड़ियां नहीं चलती, क्योंकि आज तो प्राइवेट गाड़ियां बहुत सारी हैं, लोगों के पास में वाहन है, साधन है, अपनी अपनी गाड़ियां हैं। लेकिन तब जो सार्वजनिक जो सेवा का जो क्षेत्र था उसमें बस ही जो है GMO की हो गई, जो बसें थी या रोडवेज होती थी वही मुख्य साधन होते थे, है ना। लेकिन वो भी बहुत सीमित थे। तो उस पर गाड़ी चलाने के लिए कि बस सर्विस शुरू करने के लिए ऊखीमठ से गोपेश्वर यानी जिला मुख्यालय बस सर्विस शुरू करने के लिए जो आंदोलन हुआ, मैठानी जी ने जो भूख हड़ताल की थी, तो वो जो है भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता है। तो अभी भी वो बस सेवा भूख हड़ताल के नाम से जानी जाती है। ऊखीमठ गोपेश्वर भूख हड़ताल आज भी। जो भूख हड़ताल वाला है उसको तो गाड़ियां चलाने के लिए चला है, लेकिन कहा जाए सर सड़कें ही नहीं थी, लेकिन फिर सड़कें बनाने के लिए इम्पोर्टेंट आंदोलन चला था। हाँ, श्रमदान आंदोलन। हाँ, श्रमदान बहुत सारी जगह हुआ। तो मतलब जिसमें गांव के लोग खुद से ही कि सरकार मदद नहीं करती। अभी उत्तराखंड बनने के बाद भी श्रमदान से बहुत सारी सड़कें बनी हैं। आपको यकीन नहीं होगा। अच्छा। उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है 2-3 किलोमीटर अपने गाँव की सड़क बनाई है। बहुत सारे इतिहास है ऐसे। आप पौड़ी में है, टिहरी में है, हमारे यहाँ चमोली में है, बहुत सारी जगह लोगों ने सड़क बनाई है, क्योंकि सड़क उनकी जो है नीड रही है। तो इसमें गांव के लोग खुद बस गैती और बिल्कुल अपने श्रम से जो है उन्होंने किया श्रमदान। कुछ लोगों ने जो है राशन से किया, कुछ लोगों ने चंदे से किया, कुछ लोगों ने जो है श्रम से किया, जिसके पास जो साधन थे लोगों ने। तो इसमें बहुत सारी रोडें बनी, बोलते ये आपकी बिल्कुल पौड़ी से, बिल्कुल जो पौड़ी श्रीनगर कर्णप्रयाग वाली है, उधर से फिर जो है उसके बाद जो है कुमाऊं से इधर को जोड़ने वाली है, ये सारे उसी का परिणाम है। लोगों के आंदोलन से ही बनी है ये सड़कें भी। लोगों को ये याद रखना चाहिए, आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इसके लिए खुद से बनाई है, खुद से शुरुआत की है, हाथों से खुद। हाँ, हाथों से। बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगा। तो श्रमदान आंदोलन हुआ, कई जगह जो है श्रम से किया है, कई जगह फिर सरकार पे दबाव बनाया है। तो इस तरह से बहुत सारी सड़कें बनी हैं ऐसे ही। उसमें भी बहुत सारा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है उसमें कि कौन कौन सी सड़कें बनी, कैसे बनी, फिर उसको लोग सरकार ने कैसे तोड़ने की कोशिश की। एक जगह की बनाई तो तो जो है उनको खुश कर दिया, फिर दूसरे जगह की हुआ तो बाद में लोगों को समझ में अच्छा ये तो तोड़ने के लिए है, उधर बनाई इधर नहीं बनाई। अच्छा, ये बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, ऐसे पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिक्स हमेशा अपना काम करती है, राजनीति तो हमेशा अपना काम करती है लोगों को तोड़ने के लिए कि अच्छा अब इधर बना दी, ये संतुष्ट हो जाएंगे तो ये तो हट जाएंगे, लेकिन इधर वालों का तो ये तो होता है। ये खुद में बहुत बड़ी बात है। आज के समय पर तो सोचना भी मुश्किल है ऐसा कि कोई श्रमदान करके खुद ही गांव में रोड बना दे। आजकल के टाइम पे तो लोग गैती फाड़ करने के लिए तैयार नहीं, जबकि साधन मतलब आज तो मशीनें हैं, सब कुछ है, जेसीबी आजकल के टाइम। लेकिन अपने लोगों ने अपनी जरूरत के लिए जो है वो मतलब खुद से अपना जिम्मा उठाया। तो शुरू से ही शिक्षा के लोगों को बाहर जाते रहना पड़ रहा है, लखनऊ, दिल्ली। बिल्कुल, जो लोग पहले भी गए हैं, चाहे वो बद्रीदत्त पांडे हों, हमारे जो लोग हैं, जो पुराने हमारे आंदोलनकारी लोग भी हुए हैं हमारे इतिहास में, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं या हेमोदी नंदन बहुगुणा जी हैं, सबकी शिक्षा हाँ। तो ग्रेजुएशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी का अभाव था, तो उसमें एक आंदोलन हुआ था। लखनऊ गए, कोई जो है क्योंकि यूपी था, कोई लखनऊ गया, कोई इलाहाबाद गया, तो ज्यादातर ऐसा। और बहुत सारे लोग उस टाइम पे DAV देहरादून में भी आए, विद्यासागर नौटियाल जी की आप ले लें, उनकी शिक्षा को देख लें, तो बहुत सारे लोग गए हैं, फिर बाहर भी गए हैं। पहाड़ों में तो सर विश्वविद्यालय या फिर एक मिडिल स्कूल रहे, इन सब की कमी थी, मतलब ग्रेजुएशन के लिए बाहर ही जाना पड़ता था। उसके लिए आंदोलन हुआ था, विश्वविद्यालय आंदोलन। विश्वविद्यालय आंदोलन की जो कहानी है तो वो शुरू होती है असल में उत्तराखंड विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन हुआ करता था। अच्छा, उत्तराखंड विश्वविद्यालय नाम से। अच्छा, तो उत्तराखंड का एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, उसके लिए
आंदोलन था। लेकिन फिर सत्ता जैसे अपना काम करती है तो जो है कि नहीं उत्तराखंड नहीं, वो दो होने चाहिए कि गढ़वाल और कुमाऊं और ये सब, वो सब सारी डायनेमिक्स आपको पूरी डिटेल किताब में मिल ऐसा भी बोला गया था कि कुमाऊं का ही बनेगा, गढ़वाल का नहीं बनेगा, गढ़वाल का नहीं बनेगा कि दूसरी जगह विरोध करना शुरू हो जाए, तो दोनों को तो तोड़ने का, तो लोगों को चीज़ समझ में आ गई। और अगर हम इसको देखें तो हमारे यहाँ आपने स्वामी मनमंथन का नाम सुना होगा, श्री भुवनेश्वरी स्वामी मनमंथन। अच्छा। तो जो जिनका अंजनी सैनी टिहरी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम है। अच्छा अच्छा। तो इसमें स्वामी मनमंथन की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय को बनाने में। अच्छा, गढ़वाल विश्वविद्यालय उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया और इसकी डिमांड की तो लोग फिर जुड़ते गए उसमें। मतलब ये कह सकते हैं कि वो दक्षिण भारत से आने के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ के समाज में जो है एक विकास के लिए, एक चेतना का विकास करने के लिए एक जो वो बनाया था, संगठन बनाया था, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम। अच्छा अच्छा। तो उसके वो कर्ता धर्ता हैं, स्वामी थे। तो हम आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो आध्यात्म के लिए आए हैं, आध्यात्म के लिए जाना जाता है, घूमने के लिए, आध्यात्म के लिए और प्रकृति से एकात्म करने के लिए, उनके साथ में वो करने के लिए। तो जब ये लगा कि यहाँ पर जो है पलायन, इस वजह से भी वो लोग उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ से डिमांड शुरू होती है। फिर लोग जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फिर वो इंदिरा गांधी भी घोषणा करती हैं, फिर वो हमारे एनडी तिवारी जी है उसमें शामिल होते हैं। किसी ने अपने तरह से कुछ कहा, किसी ने अपनी तरह, क्योंकि एनडी तिवारी उस टाइम पे जो है यूपी के सीएम होते थे। उनका राष्ट्रीय पटल पे जो है बड़ी राजनीतिक बड़ी कद्दावर नेता थे। तो पॉलिटिक्स अपना काम कर रहे थे, लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन अंततः जो है वो विश्वविद्यालय बन गया। तो उसके बाद उसके जो कॉलेज हैं 73-74 के आसपास, फिर उनके डिग्री कॉलेज वगैरह, जिसमें अगस्तुनी का भी डिग्री कॉलेज हमारे मंदाकिनी घाटी का वो भी शामिल है। तो मतलब काफ़ी सारे कॉलेजेस खुले बस इसी आंदोलन की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बताया नहीं जाता, इसके बारे में बात नहीं होती है, क्योंकि वही ना कि अगर यूनिवर्सिटी खुलती तभी तो हमारे गढ़वाल में हम ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं हर जगह से ही। अगर चाहे अगस्मुनी हो, जकोली हो, कीमठ से करना हो, जगह जगह विश्वविद्यालय इसी वजह से खुल गया है। तो सर, जो आपने बुक कब लिखी थी और क्यों 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 लिखनी पड़ी थी आपको? इसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड बनने के बाद। तो उत्तराखंड बनने के बाद जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड की जो उत्पत्ति है संघर्षों के प्रतिफल है, संघर्षों के बाद है और एक लंबे संघर्ष के बाद है। मतलब हम आज़ादी के बाद अगर देखें तो 1952 के बाद से लेकर के एक पहाड़ी राज्य की जो है परिकल्पना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे वो उत्तराखंड नाम से होते हुए और उससे पहले जो है वो गढ़वाल, कुमाऊं और इस तरह से पहाड़ी परिकलन पे आगे बढ़ता रहा और बाद में वो उत्तराखंड के नाम से उसको वो चलता रहा। लेकिन जब सन 2000 में हमारा राज्य बना, और राज्य आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा है और वो जो अपने चरम पर था 1994 के बाद अपने चरम पे आया। हालांकि उससे पहले से उसकी जो पूरी गति थी वो सब चल रही थी और अलग अलग जगह पे उसके आंदोलन चल ही रहे थे जी। वो राज्य के अंदर भी थे, जो आज का जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसके अंदर भी थे, उसके बाहर भी थे, और यहाँ तक कि हमारे जो उत्तराखंड के जो लोग हैं जो बाहर विदेशों में प्रवास कर रहे थे तो उनके द्वारा भी अपने अपने क्षेत्रों में इसको किया जा रहा था। लेकिन जब 2 अक्टूबर 1994 को जब मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा वाली जो घटना हुई उसके बाद ये जो है अपने चरम पे पहुंचा और तब जा कर के ये दबाव बना कि राज्य बनना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और ये बनना ज़रूरी इसलिए भी हो गया था कि क्योंकि ये कोई इस तरह की मांग नहीं थी कि जैसे बहुत सारे देश के अन्य हिस्सों में भी बहुत अलग अलग तरह से मांग की जा रही थी राज्यों की। इसकी मांग उस तरह की नहीं थी, इसकी मांग विकास की मांग थी। अच्छा सर, झारखंड में जो आंदोलन था वो इतना ही उग्र था कि झारखंड में भी इन सारे आंदोलन में मतलब अगर उस दौरान हम उस दौरान का अगर हम देखें, चाहे वो जो 3 राज्य बने एक साथ, उत्तराखंड बना, झारखंड बना और छत्तीसगढ़ बना, तो उन 3 राज्यों की अगर आंदोलन को देखें और राज्यों की गठन की अगर हम यात्रा देखें उसमें सबसे पुरानी मांग और सबसे जो लंबा जो आंदोलन था वो उत्तराखंड का था। उन राज्यों का बाकी इतना नहीं था, मांग थी उनकी और उनकी भी अपनी आर्थिक और सामाजिक जो ज़रूरतें थी और राजनीतिक ज़रूरतें उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उनका भी था। लेकिन इन 3 राज्यों का जब गठन हुआ तो उसमें सबसे लंबी यात्रा हमारे उत्तराखंड राज्य की रही है। अब आप जहाँ तक आपका सवाल है कि किताब की ज़रूरत क्यों पड़ी, दरअसल होता क्या है कि हम लोग अगर अपने इतिहास और अपने समाज को अगर याद नहीं रखते हैं
अपने पूर्वजों को अगर याद नहीं रखते हैं तो वो समाज हमको खुद भी मतलब भूल जाता है। अच्छा, है ना? तो जो अपना इतिहास याद नहीं रखते हैं उन्हें इतिहास ही भूल जाता है, कहने का मतलब सीधी सी बात ये है। तो हम लोगों ने जो बचपन था और जो हमारी हम युवावस्था में जा रहे थे, तो हमने इसको बहुत बारीकी से महसूस किया, इस उत्तराखंड आंदोलन को। हम पढ़ते थे तो पढ़ने के दौरान उस टाइम पर जो है लगातार जो है आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी आते थे, छुट्टी करते थे स्कूल की, फिर हम भी जो है झंडे डंडे लेकर के नारे लगाते थे। हम खुश भी होते थे कि आज छुट्टी होगी। हमारा ज़्यादा कंसर्न उस टाइम पर छुट्टी से होता था। अच्छा, यही था कि छुट्टी हो रही है, आंदोलन हो रहा था, छुट्टी हो रही है तो ठीक है, मतलब पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा, हालांकि उस दौरान उस तरह की समझ के कारण जो है वो हमारी बहुत सीमित समझ थी कि उत्तराखंड क्यों बनना चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और थोड़ा पढ़ने लिखने लगे तो उसकी वो समझ में आई कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों है। तो फिर आगे चीज़ें बढ़ी। 2000 में जो है हमारा राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना। फिर हम तब तक जो है अपने युवावस्था से आगे प्रौढ़ में आ गए। प्रौढ़ में आने के बाद चीज़ों को और बारीकी से समझने लगे, दुनिया हमने देखी, खूब घूमे फिरे। और ये चीज़ें असल में जो आपके अंदर का जो विकास होता है वो आपके एक्सपोजर से होता है जी। आप हाँ, जब आप पूरी दुनिया घूमते हैं, अलग अलग जगहें जाते हैं, अलग अलग लोगों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, महसूस करते हैं चीज़ों को, पढ़ना लिखना आप शुरू करते हैं, दुनिया को जानने समझने की आपके अंदर की जो प्यास है वो आप महसूस करते हैं, तब जाकर के आप चीज़ों को थोड़ा और गहराई से समझना महसूस करते हैं। तो उसके बाद ये चीज़ जब शुरू हुई तो 2005 तक हम राज्य की बड़ी उसमें थे, कहते हैं ना जब कोई हाँ उत्साह, नया राज्य है। हाँ। जो आत्ममुक्ता होती है, जब हमारा नया राज्य बन गया है और अब तो हमारा ये हमारी अपनी पहचान है, हम उत्तराखंड के हैं, और वो सब जो चीज़ें हैं जो इतने लंबे समय की जो हमारी आशाएं अपेक्षाएं थी, तो वो एक प्रकार से हम खुशी के दौर में थे। तो उसके बाद 2005 तक जब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगी, हालांकि बहुत जल्दी था कि हम इस पे कोई ओपिनियन बनाते, कोई कुछ करते, तो हमें लगने लगा कि जिन चीज़ों के लिए राज्य बनाया गया था या जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं, तो आज भी रिकॉर्ड में उत्तराखंड शासन के जो रिकॉर्ड में है 42 शहीदों की शहादत इसमें बुक में हाँ दर्ज है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो उसमें दर्ज नहीं है, मतलब किसी न किसी रूप में आंदोलन के लिए या राज्य के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन वो उस तरह से दर्ज नहीं है। जो सरकार के जो पैरामीटर होते हैं उन पे वो दर्ज नहीं है। तो अगर सरकार के आंकड़ों को भी माने तो 42 हम उसमें मान सकते हैं। और क्योंकि हम उस दौर में शामिल रहे जहां हमारे मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का, तो जब 2005 तक ये सब चीज़ें होने लगी तो ये थोड़ा सवाल मन में उठता है गैरसैंण राजधानी से, कि पूरे आंदोलन और पूरे उसमें गैरसैंण हमेशा राजधानी ही रहा, कि उसका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे जो है चंद्रनगर भी उसको रखा गया। लेकिन जब राज्य बना तो तुरंत जो है अचानक से देहरादून हमको राजधानी के रूप में हमको मिलती है, और वो उसके लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं कि ये जो है इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अभी व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहाँ पर अभी ये नहीं है, सड़कें नहीं हैं। गैरसैंण तो भौगोलिक रूप से भी बीच में बिल्कुल, वो हर लिहाज से कुमाऊं के लिए भी पास था, गढ़वाल के भी, और सेंटर में भी था। जैसे पिथौरागढ़ जाने में तो 24 घंटे लग जाते। बिल्कुल। तो वो हर लिहाज से और सांस्कृतिक लिहाज से भी कि वहाँ पर दोनों संस्कृतियों का समागम भी हो, और जो भी आंदोलनकारी लोग रहे हैं, पुराने हमारे जो पूर्वज रहे हैं, सबका ही गैरसैंण ही इन सब चीज़ों, उनकी दूरदर्शिता के हिसाब से गैरसैंण ही राजधानी रखा गया था। और कहीं भी आप पुराने दस्तावेजों में देखेंगे तो हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो गैरसैंण के अलावा कहीं को भी किसी राजधानी का कहीं कोई वो नहीं आया। लेकिन जब राज्य बनता है, राज्य बनने के बाद अचानक से देहरादून राजधानी थोपी जाती है, अस्थायी बोलकर, हाँ अस्थायी बोल करके थोपी जाती है, और ये कह करके कि वहाँ पे अभी अवस्थाएँ अब स्थापनाएँ करनी हैं। तो अब वो चीज़ें जो है जिन सपनों के लिए
वो किया गया था, राज्य का गठन किया था, वो कहीं कहीं धीरे धीरे खिसकते नजर आए उन 5 सालों में। जहाँ तक अपनी व्यक्तिगत में बात करूँ, एक युवा जिस तरह से सोचता है तो वो धीरे धीरे खिसकता नजर आया कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि देहरादून की अगर आप इतिहास भूगोल अगर सब देखें तो आप जियोग्राफिकल रूप से भी देखें तो बिल्कुल एक कोने पे है, हाँ बिल्कुल एक कोने पे है। और यहाँ का जो सांस्कृतिक वो रहा है वो सहारनपुर और इससे जुड़ा हुआ पूरे इसका इतिहास रहा है, से थोड़ा अलग ही रहा है। हाँ इतिहास इसका पहले ये सहारनपुर ज़िले का हिस्सा रहा है अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखें। और हम लोगों का इसका जो उत्तराखंड के जो लोग थे वो कहीं से भी इसको वो नहीं फुलफिल नहीं करता था। तो वहाँ से थोड़ा सा चेतना उत्तराखंड के शहर तो वैसे टिहरी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हाँ अल्मोड़ा जो नैनीताल हो गया, उधर बागेश्वर हो गया, तो जो ऐतिहासिक हैं तो वो ये हैं ही, पौड़ी ये वगैरह ये हमारे हैं। तो ये जो मेरी चेतना का जो सवाल जो पैदा होता है वो गैरसैंण राजधानी से शुरू होता है कि आखिर ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी कि इसको यहाँ बनाना पड़ा, गैरसैंण क्यों नहीं है। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई तो और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बिखरती नज़र आईं। तो ये लगने लगा कि जो चीज़ें थी वो हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने आंदोलन किया, वो उनसे हाथ से निकलती जा रही हैं। क्योंकि उस दौर में उत्तराखंड आंदोलन में जो लोग थे वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे थे, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं थे और व्यक्तिगत रूप से नहीं थे। तो सबकी एक ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी, सब मिल करके वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, तो उसका यही था कि हमारा अपने एक राज्य बने, हमारी अपनी एक पहचान बने और उसके माध्यम से हम अपने जो सबसे पहला जो रोजगार का सवाल था उनको हल करें, अपने विकास की यात्रा को हम देखें। तो जब ऐसा होता नहीं रहा तो हमने क्या किया कि इस दौरान मैंने 2001 से लेकर के 2005 तक जो है उत्तराखंड आंदोलन के बहुत सारे दस्तावेज इकट्ठा किए मतलब कि छात्रों का जो पोस्टर था छात्र संघ का, तो वो उन्होंने उस दौर में आंदोलन के दौर में वो जारी किया था। आपके पास अभी भी? मेरे पास अभी भी अच्छा, हैं। अच्छा। और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका, व्यापार संघ है उनका, जो प्रधान संगठन है उनका, जितने भी उस टाइम पे, चाहे सांस्कृतिक मोर्चा है, उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा, जितने लोग, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स थे, ट्रांसपोर्ट वाले थे, जितने लोग हैं, जितने संगठन थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे थे, जितने भी लोग थे, छात्र समूह अपने तरफ से काम कर रहे थे, मजदूर संगठन अपनी तरह से काम कर रहे थे, टैक्सी यूनियन जितने भी थे, पूर्व सैनिक जो थे उनका अपना ग्रुप था। लेकिन सबका उद्देश्य यही था कि हम हमारा अलग राज्य बने। और समग्र रूप में देखें तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के ये छोटे छोटे एलिमेंट थे कि जिसको जब जहाँ मौका मिला, हमारे प्रवासी लोग थे जो बाहर रहते हैं, तो सबके अपने ग्रुप थे और वो सब अपने अपने तरीके से, मेरे मन में आया कि हमने आज दिल्ली में करना है तो उन्होंने अपना पोस्टर पर्चा छापा, और जो हमारे विदेशों में है उन्होंने अपना छापा, जो हमारे किसी और ज़िले में है वहाँ उन्होंने छापा। तो इस तरह से वो करते रहे, अपने तरह से पत्रिकाएँ निकलती रही, अखबारों में निकलता रहा। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है उसकी। तो मैंने इन 5 सालों में उन सबको इकट्ठा किया जितना मुझसे हो सका। उस दौरान के जो अखबार थे, आंदोलन के दौरान के जो मैगजीन थी, तो वो सब इकट्ठा किया। एक प्रकार से मैंने एक आर्काइव बनाई। तो आर्काइव बनाने के बाद जब मैं उसको पढ़ता हूँ, एक लंबी यात्रा थी, फिर समझ में आता है कि ये संघर्ष कितना गहरा, कितना लंबा और कितना महत्वपूर्ण है, और इसकी कितने पीछे इसके लोगों ने अपने घर परिवार और उनकी जो है बलि चढ़ा दी है, कुल मिलाकर के अपने सपनों की, अपने उसकी बलि चढ़ा दी है। कईयों ने जान दे दी, शहीद हो गए। बिल्कुल। तो और वो अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, इस राज्य और इस राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने ये सब अपना जो निजी स्वार्थ था वो छोड़ के आगे बढ़े। अगर हम उस पूरी यात्रा को देखें तो उसमें छात्रों से लेकर के और बुद्धिजीवियों तक, सांस्कृतिक मंचों से लेकर के हर एक की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो जब वहाँ तक हम पहुँचते हैं तो तब हम 2006 से क्या करते हैं कि हर 2 अक्टूबर को, जब हमारे जो रामपुर तिराहा और मुजफ्फरनगर कांड का जो हमारी जो बरसी होती है, उस पे हम लोग जो एक हमारा ग्रुप है, हम साथी लोग हम मिल करके करते हैं, ताकि सनद रहे के नाम से अपने उत्तराखंड राज्य के कई अलग अलग जगहों में उस दिन हम प्रदर्शनी लगाते हैं। किस नाम से सर? ताकि सनद रहे। वो इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तो उनको याद रहे कि ये आंदोलन क्यों हुआ था, इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, और हमें इसको क्यों याद रखना चाहिए। अगर हम इसको भूलते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो ये हमने 2006 से जो हमने इतने सारी चीज़ें हमने इकट्ठा की, वो मूल रूप में
हमने उसको लेमिनेशन उसके किया हुआ है, वो किताबें, वो मैगजीन और उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित जितना भी साहित्य है, जितना भी सामग्री है, जितने हमसे इकट्ठा हो, फोटोग्राफ्स हैं, अखबार भी हैं उस दौरान के। 2 अक्टूबर 1994 के बाद जितने अखबार निकले, जितने मैगजीन हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं, जहाँ पर भी उत्तराखंड आंदोलन का जिक्र हुआ या कोई आर्टिकल है, वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो वो हम अलग अलग जगह पे जा करके 2 अक्टूबर को हमेशा लगाते हैं। सिर्फ एक हमने जो है केदारनाथ आपदा के दौरान जो 2013 में आई, उस दौरान नहीं लगाई, फिर कोविड में नहीं लगाई। तो कोविड में 1 साल नहीं लगाए, दूसरे साल हमने जो है अपने अंदर एक बैठक करके एक हॉल, कॉमन हॉल में करके उसको वो किया। लेकिन तब से वो निरंतर जारी है 2006 से। तो उस दिन हम क्या करते हैं कि पूरे साल भर का उत्तराखंड की एक जो विकास की यात्रा है और जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसको पूरा एक एनालाइज करते हैं कि इस पूरे पिछले 1 साल में उत्तराखंड में क्या क्या हुआ। तो उसको एनालाइज करते हैं और उन सपनों को देखते हैं कि जो राज्य आंदोलन में हम लोगों ने देखे थे, हमारे पूर्वजों ने देखे थे, शहीदों ने देखे थे। तो उसके आधार पर हम एक पर्चा बनाते हैं। अच्छा। एक पर्चा बनाते हैं, उसमें उन चीज़ों को लिखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसको रिलीज़ करते हैं। और वो जो पूरी प्रदर्शनी है उसमें उस जगह के जहाँ भी हम लगा रहे हैं, चाहे वो कर्णप्रयाग है, चाहे वो गौचर है, चाहे वो रुद्रप्रयाग है, चाहे अगस्तुनी है, तिलवाड़ा है, गैरसैंण है, बहुत सारी जगह लगाते हैं, लगाते रहते हैं लगातार। ऊखीमठ है, गुप्तकाशी है, बहुत सारी जगह लगाते हैं। हर साल एक नई जगह पे लगाते हैं। जैसे अभी हमने जो अक्टूबर हमारा गया है 2022 का, उसमें हमने कर्णप्रयाग में किया था। अच्छा, कर्णप्रयाग में। तो उसमें हम प्रदर्शनी लगाते हैं, पर्चा निकालते हैं, उस पूरी जगह के जो युवा हैं, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको वहाँ पे बुलाते हैं, उस प्रदर्शनी को देखने को कहते हैं, उस पर सवाल जवाब करने को कहते हैं। अच्छा। उनको कहते हैं देखो, समझो, हमसे सवाल करो और उसके बाद अपना जो ओपिनियन है, जैसा तुम्हें समझ में आया उत्तराखंड बनने का, उस पर आप कुछ लिखो। बच्चे सवाल करते हैं? हाँ, बच्चे सवाल करते हैं। क्या सबसे अच्छा सवाल क्या पूछा गया आपसे? तो वो ये रहता है कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि उत्तराखंड की आंदोलन से बना। अच्छा। जो अभी आज की नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनका। तो क्योंकि हमने कभी इसको अपने जो हमारे पाठ्यक्रम है, कभी हमने उसको शामिल नहीं किया। अच्छा। हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में उत्तराखंड राज्य आंदोलन कहीं भी नहीं है। आंदोलन तो बहुत सारे हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो हमेशा संघर्ष की जमीन रही है। तो वो इस तरह के आते हैं। तो कई बार हमें भी जानने करके मतलब हैरानी होती है कि यही पता नहीं है कि क्योंकि हम राष्ट्रीय आंदोलन को जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन को जानते हैं, वो हम पढ़ाते भी हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम में है भी। तो वो एक नेशनल लेवल का फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर हम अपने उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में कहीं भी किसी भी स्तर पर जो है हमारे राज्य बनने का जो आंदोलन है वो कहीं भी शामिल नहीं, चाहे वो छोटे स्वरूप में चाहे बड़े स्वरूप में। आप खुद अपना अगर आप देखें तो आपने कहा नहीं था सर, नहीं तो हमने अपने बड़ों से ही बिल्कुल, तो वो सुना है। तो वो जो नहीं होना है तो वो हमको काटता भी है, और वो काटता है हमको अपनी जड़ों से, अपने संघर्ष से, अपने इतिहास से। ये तो धीरे धीरे भूल जाएंगे अगर इसको याद नहीं रखेंगे। इसलिए तो आपने हाँ, तो अब तो हमारा काम क्या है, हम अगर मैं एक शिक्षक के रूप में अगर अपने आप को देखूं तो शिक्षक सिर्फ अपने स्कूल के अंदर किताब पढ़ाने को लेकर के नहीं होता है कि बच्चे आएँ और बच्चों को पढ़ाएं और वो वहाँ तक सीमित नहीं होता है। मेरा मानना है कि शिक्षक एक उत्प्रेरक होता है, एक कैटलिस्ट होता है, एक कैटलिस्ट होता है किसी भी समाज में। स्कूल के अंदर भी वो अगर कैटलिस्ट, तो समाज के अंदर भी वो एक बड़े ओपिनियन मेकर के रूप में होता है, क्योंकि उसकी जो कही हुई बात है या उसको एक आइडियल के रूप में देखते हैं, एक आइडल मानते हैं। तो और वो हमें स्थापित करना भी होता है। जितनी आशाएं अपेक्षाएं एक शिक्षक से किसी भी समाज की होती हैं, तो एक कहावत भी है कि मतलब अच्छाई और बुराई को अगर देखें समाज की, तो वो एक शिक्षक के रूप में देखनी चाहिए कि उसका शिक्षक कैसा है। तो वो जो प्रतिमान हैं, वो प्रतिमान सिर्फ हमारे स्कूल तक नहीं होते हैं। तो जब अगर हमें ये लगता है कि हमारे अपने समाज के प्रति, क्योंकि अगर हम टोटलिटी में एक शिक्षक की भूमिका भी देखें तो वो ओवरऑल एक समाज के लिए होती है। शिक्षा तो उसका एक टूल है, एक माध्यम है, उसके माध्यम से हम चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इस सब चीज़ों में कि ये पूरा एक गैप है, तो हमारी भूमिका क्या हो, एक शिक्षक रूप में हमारी भूमिका क्या हो, तो हमें तो कुछ करना चाहिए। तो कुछ करने की जो पीड़ा थी, जो टीस थी, तो वो इस रूप में सामने आई कि जो हमारे पास में हमने ये किया है, इसको हम सामने लाएं और बच्चों को, नई पीढ़ी को इससे जोड़ें। अच्छा भाई, कम से कम मतलब ये तो हो कि शून्य ना हो। भाई, मैं अपनी तरफ के अपने हिस्से की कोशिश हमें करनी चाहिए, जितना हमसे हो सके। ना हो बड़ी कोई बात नहीं, लेकिन अपने हिस्से के इतिहास, अगर कल के दिन मैं अपने आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद देखूं, तो मैं अगर अपने आप से सवाल करूं, ये सब अगर था तो मैं कहाँ था, मेरी भूमिका क्या थी, मैंने क्या किया। तो मुझे अपने आप को सबसे पहले जवाब देना है कि मैं अपने आप को क्या जवाब दूं।
तो उसकी एक प्रक्रिया का हिस्सा ये रहा है। तो हम लगातार उसको लगाते रहे हैं और ये आज तक भी जारी होता रहा है और इससे वो जीवंतता जुड़ती है और लोगों को लगता भी है और उन लोगों के प्रति सम्मान होता है कि जो इस आंदोलन में रहे हैं। जब हमारे सामने जो लोग आते हैं उस दिन और आंदोलन से जुड़े हुए लोग आते हैं, वो इतने भावुक होते हैं। अगर आप हमारा एक रजिस्टर है, हम उस एक रजिस्टर बनाते हैं, उस रजिस्टर में लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो अपने आप में वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अच्छा, वो टिप्पणियों को अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी भावनात्मक टिप्पणियां हैं उसमें। इस बार के 2 अक्टूबर में सर जरूर शामिल होंगे इस तो वो जो पढ़ने का जो मजा है, आप उसको 2006 से अगर पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगेगा भी कि कैसी आशाएं थी, कैसी अपेक्षाएं थी, नई पीढ़ी क्या सोच रही है। तो अपने आप में हम उसको पढ़ते हैं जब, तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज वो है कि लोगों के सपने क्या थे। तो अब रही बात जहाँ तक किताब लिखने की, कि किताब की बात क्यों आई, तो ये सब चीज़ें थी, ये मेरे पास सारी चीज़ें थी। तो 2012 में जो हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों का एक सम्मान समारोह होता है उमेश डोभाल जी के नाम पर। अच्छा, है ना, उमेश डोभाल पत्रकारिता का जो सम्मान होता है, तो इस उमेश डोभाल स्मृति समारोह होता है। तो हर साल जो है वो उनकी याद में होता है 25 मार्च को, और राज्य के अलग अलग हिस्सों में होता है। और उसमें राज्य के जो प्रति जो संवेदनशील लोग हैं, वो किसी भी क्षेत्र के हों, भले ही वो कार्यक्रम पत्रकारों का है, पत्रकारों को सम्मानित करने का है। और हमारे राज्य का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान भी पत्रकारों का जो है वो उमेश डोभाल सम्मान है। जैसे अभी हमारे यहाँ चमियाला में हुआ, अभी इस साल का जो हुआ वो चमियाला में हुआ है। तो वो जो कार्यक्रम होता है तो उसमें पत्रकारों को सम्मान दिया जाता है। तो लेकिन उसमें सक्रिय लोग जो उत्तराखंड के प्रति सोचने वाले लोग हैं, वो कलाकार हैं, वो पत्रकार हैं, लेखक हैं, वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो वहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं और 1-2 दिन का विचार मंथन होता है। राज्य के जो सपने हैं उसके बारे में बात होती है, आगे की रणनीति के बारे में बात होती है और पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे ही 2012 का जो कार्यक्रम था, तो वो हमको जिम्मेदारी मिली, अगस्तुनी को जिम्मेदारी मिली थी कि अगस्तुनी के साथी लोग जो है उसको करेंगे। तो मैं उससे पहले से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ, मैं बहुत सारे कार्यक्रम में उसमें पहले से भी गया हूँ। तो हुआ यूँ कि जब हमको जिम्मेदारी मिली तो मुझे लगा कि क्योंकि उसकी जो स्मारिका है, उसकी हर साल एक स्मारिका प्रकाशित होती है उस कार्यक्रम में, कि उसमें अलग अलग लोग अपने लेख लिखते हैं, अलग अलग तरह से लिखते हैं, अपनी पसंद से लिखते हैं। तो वो स्मारिका उस दिन वहाँ पर प्रस्तुत भी होती है। लेकिन जब हमें मौका मिला तो मुझे लगा सिर्फ स्मारिका को एक सिर्फ स्मारिका के रूप में न देखा जाए, बल्कि जब हम इन सारे मुद्दों पे हम अगर बात कर रहे हैं तो उसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया जाए। इसका एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है फ़ायदेमंद हो जी, उनको भी फ़ायदा मिले उस चीज़ का। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ना हो स्मारिका, मतलब आपने जल पे लिखा, दूसरे ने ज़मीन पे लिखा, तीसरे ने जंगल पे लिखा, चौथे ने राजनीति पे लिखा, ये इस तरह से ना हो। वो ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कम से कम जो जिन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और इतना लंबा हमारे उत्तराखंड का जो आंदोलनों का जो संघर्ष का जो इतिहास रहा है उसको हम दस्तावेजीकरण करें। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने अपना सोच से कि सिर्फ इसको स्मारिका तक सीमित न करके हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाएं कि आने वाली पीढ़ी भी इसको देख सके और जान सके, समझ सके। तो अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है तो उत्तराखंड के सारे आंदोलनों को अगर कहीं पर अगर समेत किया गया है तो इस किताब में किया गया और इस वजह से किया गया है। अभी आप अगर ढूंढेंगे तो आपको अलग अलग आंदोलन की मिल जाएंगी, आपको चिपको की मिल जाएगी, आपको जो है किसी और की मिल जाएगी, उत्तराखंड आंदोलन की मिल जाएगी। लेकिन हाँ, तो लेकिन हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में तो आपको अलग अलग सब मिल जाएगा, लेकिन किताब में समग्र रूप से एक जगह पर आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको उस टाइम के लिए स्मारिका के लिए तैयार किया था पूरा। तो स्मारिका जब हमने बनाई तो इसकी काफ़ी प्रशंसा भी की गई और लोगों ने इसको जो है काफ़ी सराहा भी, और नई पीढ़ी ने अपने खासकर जो एग्ज़ाम वगैरह हैं जो उनके लिए सामान्य ज्ञान के रूप में तैयारी के लिए इसको भी काफ़ी किया। तो उसके बाद जब आगे चीज़ें बढ़ती हैं और इसके दौरान लॉकडाउन के दौरान जब मेरे पास जो पर्याप्त टाइम था तो मेरे मन में बहुत समय से था कि इसको अब उससे आगे जाना चाहिए, एक किताब के रूप में आना चाहिए और सबके सामने आना चाहिए।
चाहिए इसको। तो तब उस दौरान इस पर फिर दोबारा से काम किया गया, तब जा कर के ये किताब तैयार हुई। और इस उद्देश्य से हुई कि कम से कम नई पीढ़ी को इसको बेसिक रूप में इसको तो पता होना चाहिए और एक जगह पे होना चाहिए। तो थोड़ा सा उन सारी चीज़ों को, जितना मेरे पास पुरानी किताबें थी, अपना जो अनुभव था, जितने मेरे पास दस्तावेज थे, उनको समेकित करते हुए इसमें शामिल किया गया। अच्छा, तो सर ये बुक अभी अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध होगी? हाँ, अमेजन पे है। और कोई अगर ऑफलाइन लेना चाहता है तो वहाँ तो हाँ, ऑफलाइन लेकर के अगर जाने से, तो इसका हमारा जो स्थानीय जो अगस्तपुरी में जो संस्कृति प्रकाशन है वहाँ पर उपलब्ध है। और देहरादून में भी बहुत सारी जगह पे है, विंसर में उपलब्ध है। अभी जो दिल्ली में बुक फेयर हुआ था वहाँ पर भी जो किताबें लगी हुई थी, समय साक्ष्य में उपलब्ध है, देहरादून में इन जगह पर उपलब्ध है। तो ठीक है सर, आपने इतने सारे आंदोलन कवर किए, उसमें आपका सबसे प्रिय आंदोलन कौन सा लगता है आपको? देखो, प्रिय तो क्या कहें, क्योंकि हर आंदोलन जो अपनी है अपनी भूमिका है और अपने अपने दौर को बताता है वो, है ना। जैसे आज के दौर में अगर आप देख रहे हैं तो बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, UKSSC UKPSC वाला, हाँ, बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है ना। इससे पहले और भी आंदोलन चले हैं, आगे भी चलेंगे, है ना। कभी डेमो के खिलाफ भी आंदोलन चले, है ना। तो हर एक की अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उसकी अपनी ज़रूरत होती है ना। आदमी जो समाज के लिए जीता होगा, समाज के लिए जीता होगा, तो उसके लिए सारे ही प्रिय हैं। जब जिसकी ज़रूरत हुई, अगर शराब विरोधी भी उसके लिए प्रिय है, तो पानी राखो भी उसके लिए प्रिय है, अगर पानी बीज बचाओ भी उसके लिए, बिल्कुल। तो ये सब उसके लिए प्रिय है। उन्होंने हर एक ने अपने अपने भूमिका उसमें निभाई हैं। और ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुली बेगार तब चला था, उसकी प्रासंगिकता अब खत्म हो गई, आज नहीं है। आज उस तरह के दूसरे तरह के दूसरे रूप में सामने आ रही हैं। तो कई लोग तो सर उसके लिए सोशल मीडिया पर अच्छा दिखाने के लिए ही प्रतिरोध करते हैं आजकल के समय में, या फिर बॉयकॉट गैंग, वो तो खाली ऊपरी ऊपरी प्रतिरोध हो गया ना सर। देखो, जब तक आप कैंसल कल्चर जो हो गया आजकल मॉडर्न टाइम, जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो तब तक इनका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। ठीक है कि एक सिंबॉलिक रूप में जो है वो एक प्रकार से इस तरह हो गया कि भाई अपने हिस्से की वो करने वाली, हिस्सेदारी निभाने वाली मैंने भी 2 लाइन लिख दी, लेकिन उससे आप एकजुट नहीं हो सकते सड़कों पे। मतलब उस तरह से अभी आपका जैसे बेरोजगारों का आंदोलन दिख रहा है, क्या ये सिर्फ संभव था कि सोशल, ठीक है, उसका भी एक भूमिका, एक टूल की तरह है वो। बड़ी टाइम बाद वैसे उत्तराखंड यूनाइट हुआ था, बिल्कुल वो था, और ये अंकिता भंडारी वाले में हुआ था। तो इस तरह के तो होते रहते हैं, लेकिन उसको जो है होते रहना चाहिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप अगर आपको मौका मिलता है इन किसी भी आंदोलन में शामिल होने का, तो आप किस आंदोलन में शामिल होना पसंद करते, या उस समय अगर आप मतलब जो हो चुके हैं या अभी, जो आपने बुक में कवर किए हैं, अच्छा, जिसके आप मतलब चाहे वो 1857 का हो, चाहे वो कुली बेगार हो, हाँ, अगर आप जा सकते टाइम में पीछे, तो आप किस आंदोलन में जाना पसंद करते हैं? मेरे ख्याल से अगर मैं पीछे अगर जा सकता तो शायद ये सड़कों वाले पे भी मैं जाता। अच्छा। और कुली बेगार वाले में भी मैं जाता। बहुत सारे हैं। आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट कौन से आंदोलन में जाने के लिए? अगर मैं उसमें देखूं, मतलब वो मेरे दौर का ही है, हाँ, तो उत्तराखंड आंदोलन वाला। अच्छा अच्छा, हाँ, उत्तराखंड आंदोलन। उसके लिए तो आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपने जो जिया है। हाँ, ठीक ठीक। तो कोई आंदोलन आपसे इसमें छूट गया उत्तराखंड का कोई ऐसा लगता है? अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कि छरबा में एक कोका कोला के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। अच्छा। तो हाँ, अभी में नया जो वो आएगा एडिशन तो आएगा। हाँ, वो तैयार है वो। अच्छा। वो बाई चांस जो है उस टाइम पे किताब बनाने के उसमें वो था, लिखा भी था, सब कुछ था, लेकिन ये हुआ कि शायद इसको अगले उसमें शामिल करेंगे। तो कोका कोला को यहाँ पे पूरी ज़मीन और पूरा जंगल अलॉट, छरबा में जो है पूरा एरिया अलॉट कर दिया गया था। अच्छा। लेकिन लोगों का क्योंकि आपको तो पता है कि वो ज़मीन से पानी पूरा निकाल करके पूरा जो है कोका कोला का अपना एक वो रहता है, प्लांट लगा, अच्छा प्लांट लगा रहे थे। हाँ, तो वो था, तो लोगों ने उसके खिलाफ जो आंदोलन किया था, तो उसको शामिल करूंगा इसमें। अच्छा अच्छा। और बेरोजगारों के आंदोलन को, बेरोजगारों के आंदोलन को, हाँ, वो हाँ, जो अभी आ रहे हैं, बिल्कुल बेशक उसका वो सब शामिल करेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो सर आप इसके अलावा कुछ और चीज़ बात करना चाहते हैं इसके अलावा? नहीं, मतलब कुल मिलाकर के ये है जो आप बात कर रहे थे ना, तो आंदोलन की जो प्रासंगिकता है, मुझे लगता है कि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, खाली हंगामा कर रहे हैं, हाँ, ऐसा फिर बोलते हैं विपक्षी पार्टी के, ऐसा भी बोलते हैं। वो आज के दौर में बना दिया गया है। और जो ये कहते हैं कि ये आंदोलन नहीं होने चाहिए, तो वो या तो बहुत व्यक्तिवादी हैं, वो समाज की जो बढ़ने की जो गति है, जो प्रक्रिया है, उसको नहीं समझते हैं। अच्छा। है ना। तो ये उसी तरह का है कि हम
कोई खाना बनाते हैं उसमें छौंक लगाते हैं तब जाके टेस्ट आता है, तो वो उसी तरह का है ना। आप साधारण अगर कुछ बना लें तो वो टेस्ट नहीं है। तो ये हमको जो है एजुकेट भी करते हैं, ये समाज को, नई पीढ़ी को। जब ये चीज़ें होंगी तो तभी तो जो अगली पीढ़ी से ट्रांसफॉर्म पिछली पीढ़ी में होगा। क्योंकि अभी जो लग रहा है कि आंदोलन की जो सेकंड पीढ़ी जो तैयार होनी चाहिए थी राज्य में, राज्य के बेहतरी के लिए, वो नहीं हो पाई है। और वो पिछली पीढ़ी का कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा कमी है। वो इसलिए हुआ क्योंकि राज्य बना, राज्य बनने के बाद हम आत्ममुक्त हो गए, हमारा राज्य मिल गया, हम उसी खुशी में रहे, है ना। और उस खुशी में रहे तो हम कुछ उसको नहीं कर पाए, तो वो नहीं कर पाए तो हमने अगली पीढ़ी को नहीं सिखाया। यानी आपकी वाली जो पीढ़ी है या आपके आसपास वाली जो पीढ़ी है उसको नहीं बता पाए, है ना। तो अगर वो होता रहता, क्योंकि हमने तो सोचा अच्छा हमारा राज्य बन गया, 2 4 5 10 साल जो है हम अपना आराम से उसमें रह गया, अच्छा अभी तो नए हैं, अभी नहीं हैं। हाँ, प्रतिरोध की एक जो भावना थी वो कम हो ही जा रही है धीरे धीरे समय के साथ। तो अब लोग व्यक्तिगतवादी भी हो गए, तो वो जो गैप है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक वो वाली फोर्स थी, मतलब प्रतिरोध करने वाली जो फोर्स थी, जो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। अगर देखें जो आंदोलनों के लोग थे, वो चाहे सर्वोदय से आए, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से आए, चाहे सांस्कृतिक मोर्चे से आए, वो सब लोग जो आए, तो वो भी थोड़ा टाइम के लिए क्या हो गया, थोड़ा सा राज्य बनने के बाद थोड़ा शांत हो गई, यार हमारा राज्य बन गया, चलो अभी देखेंगे। लेकिन उस देखने के चक्कर में जो है हम अपनी सेकंड लाइन भी तैयार नहीं कर, जो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, हम अपनी जो नई पीढ़ी को तैयार नहीं कर पाए, हम उन तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए इन सब चीज़ों को, है ना, जिससे कि वो इस चीज़ों को सीखते समझते। लेकिन छिटफुट होता रहा, लेकिन वो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ। तो अब ज़रूरत ये है कि वो फिर से जागृत हों, आगे आएँ, जो हो रहा है, जितनी सारी मूवमेंट छोटे बड़े जितने भी हो रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी निभाएं, और नई पीढ़ी को बताएं भी ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों होनी चाहिए, इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आज का फिर एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हर किसी को उत्तराखंड के जन आंदोलन जो गजेंद्र रौतेला जी द्वारा जो बुक लिखी है उत्तराखंड के, तो सारे युवाओं को तो एक ना एक बार पढ़ लेनी चाहिए। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग सब एक बार ज़रूर पढ़ें। और धन्यवाद सर आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय निकाला, और आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी, क्योंकि आपकी तो मुझे भी अच्छा लगा, आपकी तो एक्सपर्टीज बहुत सब्जेक्ट पे हैं, पत्रकारिता में है, वो शिक्षा में है, और भी चीज़ों में है। तो आगे भी कोई और जरूर मुझे भी अच्छा लगा कि कम से कम नई पीढ़ी के लोग इस तरह के मुद्दों पे, इस तरह की चीज़ों पे अगर बात करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।